studying the progressive addition lenses. So I'm not going to details. कल जो पढ़ाया था उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा. तो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें हार्ड डिजाइन, सॉफ्ट डिजाइन, सिमेट्रिकल डिजाइन, एसिमेट्रिकल डिजाइन, ओवन ओवेस लेंस थे, गोल्डन लेंस थे. उसके बाद मेडनेस ने वेरलेक्स डिजाइन बनाया, वो एसिलोर ने फिर बाद में उसको वेरलेक्स फिजियो वेजिलो कंफर्ट वेजिलो को बहुत सारे अलग प्रोडक्ट बनाए, उसका इंप्रूवमेंट किया उस तरह से. तो प्रोग्रेसिव लेंस में 3 जोन होते हैं, डिस्टेंस का जोन, नियर जोन और इंटरमीडिएट जोन. इंटरमीडिएट जोन में अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पावर को फोकस करने के लिए अलग पावर ग्राइंड किया जाता है. ठीक है. So this is just an anatomical view of the progressive addition lenses. There is no any demarcation line. ये आपको खाली समझाने के लिए बनाई गई है, ऐसी कोई लाइन नहीं होती प्रोग्रेसिव लेंसेज में. It is single piece lens. ठीक है. Progressive lenses principal parameters: the size of the distance and near areas, the types and intensity of the aberrations, the depth and usable width of the progressive corridor. तो ये चीज. So what is the basic difference in hard design और soft design? हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन में सिंपली हार्ड डिजाइन में क्या होता है, डिस्टेंस और नियर का एरिया बड़ा होता है, इंटरमीडिएट पोर्शन छोटा होता है, एस्टिग्मेटिक जोन है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसकी इफेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है. ठीक है. सॉफ्ट प्रोग्रेसिव डिजाइन में डिस्टेंस और नियर का एरिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉरिडोर लेंथ बड़ा होता है, एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट कम होती है. मोनो डिजाइन, मल्टी डिजाइन. मोनो डिजाइन का मतलब ये है कि सारे पावर एडिशन पावर के लिए उनका डिजाइन का पैटर्न सेम रहता है. मल्टी डिजाइन लेंसेज दे आर चेंज देयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ एडिशन पावर और डिस्टेंस पावर व्हाटएवर. तो जो हमारे अभी आज की तारीख में जो लेंस आते हैं वो हमारे सारे मल्टी डिजाइन लेंसेज आते हैं. तो दे ऑल आर. तो अभी जो भी लेंस आता है हमारा वो मल्टी डिजाइन लेंस आता है, ताकि अकॉर्डिंग टू पावर उस लेंस को बनाया जाता है ताकि वो पेशेंट को जल्दी एडेप्ट हो जाए, जल्दी उसमें अच्छा कंफर्टेबल विजन मिले, व्यूइंग एरिया पेशेंट को ज्यादा मिले और प्रॉब्लम ना आए. तो वो सारे मॉडिफिकेशन जितने भी नए नए डिजाइन के लेंसेज आते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, वो सारे इसलिए होते हैं कि ताकि जितना से ज्यादा जितना हम पेशेंट का विजन बढ़ा सके, ये एस्टिग्मेटिक जोन वाला जितना एरिया हम कम कर सके, या विशन वाला पार्ट जितना हम कम कर सके, उतना ज्यादा वो लेंस की क्वालिटी अच्छी होगी. जितना ज्यादा एब्रेशन वाला जोन ज्यादा होगा, विजन में इंटरफेयर करेगा, उतना वो लेंस की क्वालिटी पुअर भी नहीं जाएगी या खराब भी नहीं जाएगी. ठीक है. तो जो हमारे बेसिक लेंसेज आते हैं और जो महंगे लेंसेज आते हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है इस डिजाइन का, कि ये जो एब्रेशन वाला एरिया है उसको कितना मिनिमाइज किया गया है, ये कितना हमारे विजन में इंटरफेयर कर रहा है और कितना उसके विजन की क्वालिटी बिगड़ रही है. दैट इज द मेन पार्ट. ये एक मेन चीज होती है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता. बाकी प्रोग्रेसिव लेंस आप चाइना वाले ले लो या कोई भी ले लो, उसका बेसिक फिजियोलॉजी यही है, डिस्टेंस का पावर, इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग पावर और नियर का पावर. So it is called corridor length. Umbilicus, umbilical line बोलता है डिस्टेंस के सेंटर से लेके नियर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है कॉरिडोर लेंथ बोलते हैं, है ना. तो DRP and NRP, दिस इज umbilical eye path. डिस्टेंस के सेंटर से नियर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं umbilical path. Eye profile, progressive corridor. रेट ऑफ द चेंज इन द पावर इज एड पावर डिवाइडेड बाय, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, किस तरह से पावर चेंज करना है हमें उस कॉरिडोर में, वो डिपेंड करता है कि आपका एडिशन पावर कितना है और कॉरिडोर के लिए कितनी लंबाई रखनी है हमें उसमें. ठीक है. सो शॉर्टर कॉरिडोर यानी हार्ड डिजाइन लेंस दे रहे हो, कॉरिडोर की लेंथ छोटी रख रहे हो, तो मोर नियर विजन यूटिलिटी, स्मॉलर फ्रेम्स, छोटे फ्रेम में उसको फिट कर सकते हैं. रिड्यूस्ड आई डिक्लिनेशन, आपको नजदीक का देखने के लिए ज्यादा डाउन गेज में नहीं जाना पड़ेगा. उससे नुकसान क्या होता है, इंटरमीडिएट जोन है वो थोड़ा कम मिलता है और उसमें थोड़ा रेंज यूटिलिटी कम होती है. मोर रैपिडली इंक्रीज इन द पावर एंड एस्टिग्मेटिज्म, तो उसमें क्या होता है हमारे एस्टिग्मेटिक जोन की इफेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है. These all points we have already discussed yesterday, so I'm not going to details. Symmetrical design, asymmetrical design. Symmetrical design में क्या था, ये lenses कॉमन बनाए जाते हैं राइट और लेफ्ट आई के लिए, कुछ ऐसा अलग स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था पहले.
तो जिस आर्क में फिट करना है उसकी साइड थोड़ा 10 डिग्री या 15 डिग्री का नेजल रोटेशन देके उस आर्क में फिट कर दो। तो उसकी वजह से क्या होता था, पेशेंट को बाइनोकुलर विजन नहीं मिलता था। दो आंख का कोऑर्डिनेशन से जो बाइनोकुलर विजन मिलना चाहिए, दो आंख के कोऑर्डिनेशन में जो विजन मिलना चाहिए वो विजन नहीं मिलता था, उसमें विजन की क्वालिटी खराब होती थी। एब्रेशन वाला जोन हमारे व्यूइंग एरिया में डिस्टर्बेंस करता था जब हम उसको रोटेट करते थे ग्लास को। तो दैट्स व्हाई द लेंसेज आर रिप्लेस्ड बाय एसिमेट्रिकल लेंसेज। तो जब भी जो सारे लेंसेज आते हैं हमारे एसिमेट्रिकल लेंसेज आते हैं, यानी राइट आई और लेफ्ट आई के लिए अलग अलग लेंस बनाया जाता है पहले से प्री डिफाइंड के। राइट आई का लेंस है तो इसमें इस तरफ नियर का एडिशन का रोटेशन रहेगा, और लेफ्ट आई का लेंस है तो इस तरफ रहेगा। तो पहले से इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि राइट और लेफ्ट के लिए अलग से लेंस, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल लेंस। मल्टी डिजाइन, मोनो डिजाइन आई ऑलरेडी डिस्कस, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स। सो ये सारी चीजें पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। ग्रिड प्लॉटिंग, प्रोग्रेसिव लेंस के डिजाइन को समझने के लिए जो अलग अलग मेथड थी उसमें से फर्स्ट था ग्रिड प्लॉटिंग, दूसरा है आपका आई पाथ प्रोफाइल ऑफ प्रोग्रेशन, तीसरा है 3 डायमेंशनल टोपोग्राफिकल प्लॉटिंग इस तरह से, और काउंटर प्लॉट्स। फिगर की बात की थी हमने, कौन कौन से मार्किंग होते हैं। 2 तरह के मार्किंग होते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज में। एक होता है टेम्पररी मार्किंग, जिनको हम चश्मा देने के बाद डिस्पेंसिंग के समय निकाल देते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट मार्किंग। सो यहाँ जो भी येलो मार्किंग आपको दिख रहे हैं दैट आर टेम्पररी मार्किंग, और जो ये व्हाइट मार्किंग आपको दिख रहे हैं ये सारे होते हैं आपके परमानेंट मार्किंग। सो परमानेंट मार्किंग में क्या होता है, एडिशन पावर लिखा होता है, कंपनी का लोगो लिखा होता है, इंडेक्स लिखी होती है बहुत बार। सो यू कैन आइडेंटिफाई विच कंपनीज लेंस इज गिवन, और आल्सो यू कैन सी द एडिशन पावर व्हिच इज गिवन। दूसरी चीज होती है माइक्रो इचिंग। माइक्रो इचिंग इसलिए जाता है कि आपको फिटिंग में हेल्प करता है। बाय चांस आपको कुछ प्रॉब्लम आता है किसी लेंस के साथ, सो यू कैन क्रिएट दोबारा से आपको अगर ये टेम्पररी मार्किंग बनाना है किसी लेंस का, तो आप ये माइक्रो इचिंग को आइडेंटिफाई कर लो अपने ग्लास में, फ्रेम में, और आपने जिस कंपनी का प्रोडक्ट दिया है उसके लेआउट चार्ट पे रखो आपकी फ्रेम को। बाकी के सारे ड्राइंग आप इजीली उस पर क्रिएट कर सकते हो। फिटिंग क्रॉस, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, एनआरपी नियर रेफरेंस पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप आराम से बना सकते हो। तो आपको फिर अगर चेक करना हो कि आईपीडी गलत फिट हुआ है, सही फिट हुआ है, वो सारे पॉइंट आप इजीली चेक कर सकते हो कि फिटिंग रिलेटेड कुछ इशू है या नहीं, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रबल। ओके, हर एक पेशेंट में आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम केस में अगर आपने परफेक्टली फिटिंग किया है, आईपीडी प्रॉपर लिया है, तो देयर इज नो इशू। नीचे से उल्टे लाके आणि यांची एकच क्या लगे थे नोली बाजू बाहर मैं वैसे ही वैसे मन का या सारी सो पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी कि जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमें खास समझनी है। पेशेंट की विजन रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, पेशेंट का यूज कैसा है, ये सारे पॉइंट, ऑक्यूपेशन क्या है, सारे पॉइंट समझने के बाद हमें डिसीजन लेना है कि दिस इज आइडियल कैंडिडेट फॉर प्रोग्रेसिव लेंसेज और वो कैंडिडेट। मैक्सिमम केस में आप लोग सुनते होंगे कि मैंने प्रोग्रेसिव बनाया मुझे सूट नहीं हुआ, और वो क्या कह रहा है लास्ट में, नजदीक का जब पढ़ना होता है चश्मा पहन लेता है, बाकी नहीं पहन रहा, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ काम ही नहीं है। पेशेंट को प्रोग्रेसिव चिपकाया गया, इट इज नॉट डिस्पेंस्ड। सेलिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग, आप अभी इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि कोर्स का नाम ही क्या है, सर्टिफाइड डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन, यानी आपको डिस्पेंसिंग करना है, यानी पेशेंट की जरूरत को समझ के पेशेंट के लिए कौन सी प्रोडक्ट सही है वो डिसीजन लेने के बाद आपको वो चीज डिस्पेंस करनी। सेल्समैन तो कोई भी कर लेता है, सेल्समैन बेचने वाला भी सेल्समैन है, कपड़े बेचने वाला भी सेल्समैन है, बट यू आर इन ऑप्टिकल फील्ड, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर जस्ट अ ऑप्टिशियन डिस्पेंसर। आपको पेशेंट की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट चीजें आपको देनी होगी। ये सारी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। कल हमने जहां से छोड़ा था, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर पार्ट।
सो फिटिंग प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए क्या क्या है? वेल फिटिंग प्रोग्रेसिव लेंसेज, आपने पेशेंट सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या है, प्रोग्रेसिव लेंस के लिए स्पेसिफिक फ्रेम सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। कितनी साइज का हमें फ्रेम देना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब भी हम डिस्पेंसिंग करते हैं। पेशेंट सिलेक्शन हो गया, प्रोग्रेसिव लेंस फाइनल हो गया आपका। अब फ्रेम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द फ्रेम, जस्ट द फ्रेम। कोई भी मेजरमेंट आपको लेने हैं, फ्रेम पर प्रीडी मार्किंग करना है या नोजपेड में कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो वो सारे एडजस्टमेंट आपको पहले से करने हैं, बाद में नहीं। फिटिंग के लिए जाएगा उसके बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं है, उसका सेंटर बदल जाएगा, उसका आईपीडी चेंज हो जाएगा। तो मेजर द फिटिंग हाइट्स, हाइट मेजर करने होंगे कि प्रॉपर उसमें नियर का जोन आ रहा है, डिस्टेंस का जोन आ रहा है, कुछ कट नहीं रहा है नहीं, तो वो चीज आपको देखनी होगी। मेजर द डिस्टेंस पीडी, बायनोकुलर नहीं लेना है आपको, मोनोकुलर आईपीडी लेना है जब भी आप प्रोग्रेसिव लेंसेज दे रहे हो। Ideally, you should take monocular IPD in all cases. Verify cutout. Verify चेक करो कि कट कोई पोर्शन है, नियर का पोर्शन है, डिस्टेंस का पोर्शन, फिटिंग करने के बाद कट तो नहीं हो रहा, उसका रीजन तो नहीं होने वाला। फिटिंग करने के बाद एक फ्री फ्रॉम मेजरमेंट्स नेसेसरी। किसी का अनम्यूट हो गया है, अपना माइक म्यूट कीजिए सर, जो भी है। So select the frame. Select the well-fitting frame that maintains its adjustment. यानी ऐसे फ्रेम सेलेक्ट करवानी जो प्रॉपर उसके फेस पे बैठ रही है, उसके फेस के हिसाब से, उसकी हाइट सफिशिएंट हो। सेकंड थिंग, उसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट में वेरिएशन ना आ रहे हो। आपने वायर वाली फ्रेम दे दी, रिमलेस फ्रेम वाली, जो वायर वाली एकदम पतले वायर वाली आती है, बहुत बार पुअर क्वालिटी वाली, सस्ती वाली, तो उसमें क्या होता है, थोड़े दिन के बाद चश्मा एक साइड से टेढ़ा हो जाएगा या तिरछा हो जाएगा, वायर मोड़ने नहीं है, रबर बैंड लगा रहे हैं, तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में एडजस्टमेंट में बहुत बार पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेम शुड बी स्टेडी, फेस के हिसाब से और प्रोग्रेसिव लेंस के हिसाब से सुटेबल होनी चाहिए। द फ्रेम्स विद एडजस्टेबल नोज पेड will allow for small fitting height correction rate। यानी नोजपेड वाली फ्रेम ज्यादा प्रेफरेबल की जाती है जब भी हम प्रोग्रेसिव लेंसेज देते हैं। उसका रीजन होता है कि बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है, पेशेंट की कंप्लेन आ रही है कि मुझे नजदीक का देखने में या दूर का देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा नोजपेड में एडजस्टमेंट करके मैं उसकी हाइट को चेंज कर सकता हूँ, चश्मा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो वो आप नोजपेड वाली फ्रेम होगी तो थोड़ा बहुत अगर आप नोजपेड ब्रॉड करोगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओगे नोजपेड का, तो ऑटोमेटिकली चश्मा थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर पेशेंट का विजन इंटरमीडिएट में से आ रहा है, डिस्टेंस का प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसका आप डिस्टेंस के विजन से वो करेक्शन हो सकता है। बाई चांस पेशेंट की कंप्लेन है कि मुझे नियर का वो नहीं दिख रहा है, चश्मा बहुत नीचे चला गया है, नजदीक का देखने के लिए बहुत नीचे करना पड़ता है, शर्ट पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है तो नजदीक का देखना होगा तब, तो उस केस में आपको आइडिया है कि हाँ, नजदीक का पोर्शन अगर बहुत नीचे है तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप नोजपेड को थोड़ा एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो फ्रेम थोड़ा ऑटोमेटिकली ऊपर बैठेगा नाक पे, तो क्या होगा, पेशेंट का जो नीचे की तरफ आ रहा था नियर का पोर्शन वो थोड़ा ऊपर चला जाए। सो दैट वी कैन चेंज अगर हमको जरूरत लगती है इन सब केस, तो वो नोजपेड वाली फ्रेम देने का ये फायदा होता है। लार्ज एविएटर लाइक स्टाइल will expose the wearer to regions of the distortion that serve no visual purpose। एविएटर शेप या टिपिकल शेप होते हैं जिसमें नियर का पोर्शन कट हो रहा हो, पेरिफेरल टेम्पोरल साइड में पोर्शन ज्यादा हो, नाक साइड में कम हो, तो उस तरह की फ्रेम और शेप को हमको अवॉइड करना है। फॉर मोस्ट जनरल पर्पस प्रोग्रेसिव लेंसेज अ मिनिमम डेप्थ, जो मिनिमम डेप्थ हमें चाहिए प्रोग्रेसिव लेंस के लिए, वर्टिकल हाइट, बी साइज। ए साइज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ग्लास की साइज, पढ़ा ना आपने बॉक्सिंग सिस्टम, तो ए साइज हॉरिजॉन्टल साइज, बी साइज यानी वर्टिकल साइज, डेप्थ है वो मिनिमम आपको 25 से 30 मिलीमीटर कम से कम होनी चाहिए। टोटल ओवरऑल की बात करें जो आपके ब्राउजर में लिखी होती है, जो कंपनी के ब्राउजर होते हैं उसमें लिखा होता है 18 मिलीमीटर, 17 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, वो लिखा होता है आपके पिपिल के सेंटर से नीचे, जो भी आपने पिपिल का पीडी मार्क किया है पेशेंट का, उससे नीचे के भाग में 16 से 17 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर कम से कम होना चाहिए। आइडियली आई प्रीफर 30 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर के आसपास कम से कम आपकी फ्रेम की साइज होनी चाहिए, वर्टिकल यानी खड़ी साइज, वर्टिकल डायरेक्शन। रिमेन, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में मैं पूछता हूँ खुद के, प्रोग्रेसिव लेंस देने के लिए मिनिमम फ्रेम की साइज कितनी होनी चाहिए।
वर्टिकल साइज स्पेसिफिकली, सो इट शुड बी पिपिल के सेंटर से, अगर आप बोल रहे हो पिपिल के सेंटर से मिनिमम 18 से 20 मिलीमीटर नीचे की तरफ और 10 से 12 मिलीमीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो 30 हो गया, दोनों का टोटल करोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 30। रिमेन कोऑर्डिनेट विद द मिनिमम फिटिंग हाइट ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेम सिलेक्शन के टाइम आपको ध्यान रखना है कितनी मिनिमम फिटिंग हाइट रखनी। जब आप स्मॉल फ्रेम यूज कर रहे हो, तो प्रोग्रेसिव लेंसेज दैट वर्क वेल इन स्मॉल फ्रेम इंस्टेड ऑफ बम्पिंग द एड्स। जब आप छोटी फ्रेम ले रहे हो, यानी आपको पता है कि हाँ ये 28 की फ्रेम है, तो उसमें शॉर्ट डिजाइन ले लो, शॉर्ट डिजाइन का ऑप्शन है आपके पास, तो शॉर्ट डिजाइन वाला लेंस डालो, उसमें रेगुलर डिजाइन लेने की जरूरत नहीं है, न कि उसमें एडिशन पावर को आप बढ़ा दो। At least one study has shown that more patients prefer prescribed add power for progressive lenses to over plus add power। क्या करता है मैक्सिमम पेशेंट, स्टडी जो भी है रिसर्च एक हुआ उसमें साबित हुआ कि जो लोग एडिशनल पावर प्रोग्रेसिव लेंस देना है तो पा नंबर ज्यादा दे देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जितना पेशेंट को एडिशन की जरूरत है उतना ही एडिशन देना है। इंक्रीजिंग द एड पावर इफेक्टिवली शिफ्ट्स द नियर विजन अप। आपने एडिशन पावर बढ़ा दिया तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरमीडिएट जोन से देखना होगा उसका नजदीक का, तो उसका एरिया थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू नियर के एरिया की। एज इट विल इंक्रीज द अनवांटेड ब्लर, तो उसमें क्या होता है पेरिफेरल ब्लर भी होता है, तो पेशेंट का नजदीक का जो विजन होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, उसको रीडिंग का एरिया, क्लियर एरिया बहुत कम मिलेगा। A higher add power also restrict the extended range of clear vision, field of vision। यानी अगर आपने एडिशन पावर ज्यादा तो पेशेंट को नजदीक रख के देखना होगा, तो थोड़ा दूर देखेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। फॉर फिटिंग हाइट बिलो 19 to 18 mm, consider lenses specially designed for small frame। So what is the ideal frame? Ensure that the frame allows the minimum fitting height of the lens design is 18 mm। 18 mm कहाँ से, जो आपका ये पुपिल का सेंटर है वहां से कम 18 से 20 मिलीमीटर होनी चाहिए, और इसके ऊपर आपकी 10 से 12 मिलीमीटर, ये ऊपर का, ये टोटल आपका 30 से 32 मिलीमीटर होना चाहिए। कम से कम है तो 28 मिलीमीटर, आई प्रीफर 28 मिलीमीटर। 25 और इतने छोटे फ्रेम में मत बनाओ। क्या चश्मा बनाने के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम हो, वैसा काम करना ही क्यों? वो आपकी दुकान पर 10 बार आएगा कि विजन क्लियर नहीं हो रहा, आपने एडजस्टमेंट किया, ग्लास बदले, लेकिन आपका फ्रेम सिलेक्शन ही गलत था। क्या दैट इज अ रॉन्ग। So ensure that the frame allows for a sufficient amount of clearance above the fitting cross। फिटिंग क्रॉस के ऊपर भी 10 से 12 मिलीमीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नीचे चाहिए तो आपने फिटिंग क्रॉस यानी जो आपका पीडी है उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, बोले नहीं थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से फिर माप लेंगे। ऐसा नहीं, जितना आपका पीडी आ रहा है, जितने आपकी पीडी की जरूरत है उतने से आपको लेना है। फॉर द मोस्ट जनरल पर्पस प्रोग्रेसिव लेंसेज मिनिमम डेप्थ ऑफ 28 to 30, इसमें 25 लिखा है बट आई प्रीफर 28 to 30 to 32 मिलीमीटर होना चाहिए कम से कम। नहीं, वर्टिकल साइज फ्रेम पर नहीं लिखा होता, हॉरिजॉन्टल वाला लिखा होता है 52, 48, 43, वो हॉरिजॉन्टल वाली साइज लिखी होती है, बी साइज नहीं लिखी होती हमारे बॉक्सिंग सिस्टम में मैक्सिमम केस में। आप इसको स्केल से माप सकते हो, जो आपका आईपीडी वाला स्केल है या रूटीन स्केल है उसको यहाँ से माप लो, अंदर के रिम से अंदर के रिम का डिस्टेंस कितना है बराबर, सेंटर में माप लो तो आपको पता चल जाएगा कितने मिलीमीटर का है। सो प्री एडजस्ट द फ्रेम, यानी कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले आपको एडजस्टमेंट अगर कुछ करने की जरूरत है तो उसको पहले एडजस्ट कर। just one minute।
सो फ्रेम जस्ट फ्रेम यानी कोई भी मेजरमेंट आपको लेना है, पीडी मार्किंग करना है, फ्रेम पे जो डॉट लेते हैं हम पीडी मार्किंग करते हैं, फ्रेम पीडी मार्किंग। सो उसमें भी आपको अगर पेंटास्कोपिक टिल्ट देने की जरूरत लग रही है तो पहले पेंटास्कोपिक टिल्ट आपको नोज पर कुछ वाइड टेम्पल में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत लग रही है कि कुछ टेम्पल में करेक्शन करना है या करना है, तो आप उसको एडजस्टमेंट पहले करना है, उसके बाद सारे मेजरमेंट लेना है। इंश्योर एटलीस्ट पेंटास्कोपिक टिल्ट वाली फ्रेम होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव लेंस दे रहे हो, बायफोकल लेंस दे रहे हो आप, तो हमेशा पेंटास्कोपिक टिल्ट क्या होता है, ये वाला टिल्ट, जो व्हाइट लाइन दिख रही है आपको, ये यानी चश्मा ऊपर की तरफ से थोड़ा बाहर नीचे की तरफ से थोड़ा अंदर, कम से कम 7 से 9 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इंश्योर देयर इज सफिशिएंट फेशियल रैप। फेशियल रैप क्या होता है, चश्मा अपना फेस कर्व है, अपना फेस कैसा है, कर्व है, तो अपना चश्मा भी थोड़ा कर्व होना चाहिए, ठीक है। एडजस्ट द रिमलेस फ्रेम्स विथ डेमो लेंसेज। सिंपल चीज है, रिमलेस फ्रेम में अगर आप डेमो लेंस निकाल दोगे तो क्या एडजस्टमेंट, 3 डंडे को कैसे एडजस्ट करोगे, कुछ नहीं, इट्स नॉट द पॉइंट। ओके, वर्टेक्स डिस्टेंस एंड द लेंस टिल्ट। सो वर्टेक्स डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द बैक वर्टेक्स पावर, यानी वर्टेक्स डिस्टेंस क्या होता है, हमारे सरफेस की, चश्मे की बैक सरफेस से लेके कॉर्निया की फ्रंट सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता है हमारा 13 से 14 मिलीमीटर के आसपास डिस्टेंस होता है, ठीक है। पेंटास्कोपिक टिल्ट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द लेंस टुवर्ड्स द फेस फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। पेंटास्कोपिक टिल्ट क्या है, ये जो वर्टिकल प्लेन से हमने इंक्लिनेशन दिया, थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ा, उस टिल्ट को बोलते हैं पेंटास्कोपिक। सो इफेक्ट ऑफ वर्टेक्स डिस्टेंस कम रखना है, कैसी फ्रेम देनी है, जब भी किसी को नंबर ज्यादा हो या प्रोग्रेसिव लेंस दे रहे हो, बायफोकल लेंस दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, वर्टेक्स डिस्टेंस जितना कम होगा, चश्मा यहाँ सपोज ये 16 मिलीमीटर पे बैठ रहा है और यहाँ ये 12 मिलीमीटर पे बैठ रहा है, तो जितना आपके पास चश्मा जाएगा उतना ज्यादा पेशेंट का विजन बड़ा मिलेगा। फिर इतना भी पास नहीं कर देना है कि उसके आई लेंसेज उसके ग्लास में टच हो, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। इसलिए मिनिमम 12 से 13 मिलीमीटर के आसपास आपका वर्टेक्स डिस्टेंस होना चाहिए 12 से 13 मिलीमीटर के आसपास, ठीक है। सो सपोज ये वाला ग्लास यहाँ है 16 मिलीमीटर पे, तो ये जो आप देख रहे हो व्यूइंग एरिया कितना मिल रहा है, ये वाला जो लाइट शेड में दिखाया गया है, और ये जैसे आपने चश्मा थोड़ा नजदीक कर दिया आँख के, तो उसका व्यूइंग एरिया है, फील्ड ऑफ विजन है, वो थोड़ा बढ़ गया। और इससे फायदा दूसरा ये भी होता है कि देखो ये वाले पोर्शन में क्या हो रहा था, इसमें जो पेरिफेरल पोर्शन था ग्लास का, जिसमें ब्लर विजन है, हमारा ग्लास के पेरिफेरी में ब्लर विजन होता है, वो पोर्शन पूरा आपके जोन में आ रहा था, विजन में आ रहा था। जितना आप चश्मा नजदीक ले जाओगे उतना वो पोर्शन धीमे धीमे कटता जाए, यानी उसकी इफेक्ट उतनी कम होती जाएगी, वो हमारे व्यूइंग जोन में इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो ये उसका फायदा है वर्टेक्स डिस्टेंस कम देने से। as one optimization how the फोसिमीटर measures the optics। लेंसोमीटर पे कैसे चेक करना होता है, डिस्टेंस का पावर यहाँ ऊपर, नीचे का पावर नीचे। पेंटास्कोपिक टिल्ट से क्या फायदा होता है, many modern progressive lenses are optically optimized for a minimum amount of lenses. Additionally, the line of sight must pass through an angle of 20 degree or more each of near zone. This results in an effective tilt and an apparent vertical narrowing of the viewing zone aperture. Yeah. So पेंटास्कोपिक टिल्ट देने से तो क्या फायदा है, हमारा नियर का विजन का एरिया बढ़ जाता है। अभी हमको ट्रबल शूटिंग पड़ेंगे, ट्रबल शूटिंग में एक दो ट्रबल ऐसे आएंगे कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे नजदीक का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, नजदीक का एरिया है, जो पढ़ने का एरिया मिल रहा है मुझे, जो क्लियर विजन का एरिया है वो थोड़ा कम मिल रहा है। सो उस चीज को बढ़ाने के लिए आप पेंटास्कोपिक टिल्ट दे सकते हो। पेंटास्कोपिक टिल्ट देने से भी क्या होगा, जो कम टिल्ट में विजन का एरिया कम मिल रहा था, पेंटास्कोपिक टिल्ट के बाद फील्ड ऑफ व्यू नियर विजन में पेशेंट का बढ़ जाता है। ये है आपकी इफेक्ट। देखो 10 डिग्री का पेंटास्कोपिक टिल्ट है तो आपका व्यूइंग एरिया इतना ज्यादा मिल रहा है, और आपने पेंटास्कोपिक टिल्ट नहीं है तो आपका ये व्यूइंग एरिया कितना कम हो गया, ये पोर्शन कट गया, और इसमें व्यूइंग एरिया आपको इतना बड़ा मिल रहा है। सो कार्ल जायस विजन
इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं. Carl Zeiss Vision provides an expensive tool for measuring the pentoscopic tilt and water resistance. इससे आप पेंटोस्कोपिक टिल्ट भी मेजर कर सकते हो, वाटर रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो. और सोफिस्टिकेटेड डिजिटल सेंट्रेशन डिवाइस भी है उन लोग का. तो ये डिवाइसेस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है. देयर इज नो इशू. इफेक्ट ऑफ फेस फोम रैप. फेशियल रैप देने से क्या फायदा होता है? The facial foam tilt wrap is the inclination of the temporal edge of each lens towards the face. यानी टेम्पोरल साइड की एज है उसको आपको फेस की तरफ ले जाना है, यानी कर्व देना है. चश्मे को आपको कर्वेचर देना है, राउंडनेस. Face form ensures that the frame front follows the natural frontal curvature of the skull. हमारा फ्रंट कैसा होता है? कर्व होता है हमारा स्कल. जैसा कर्वेचर वाला है वैसे हमारा चश्मा भी कर्वेचर वाला होना चाहिए. The face form wrap brings the peripheral distance zone closer to the eye and increases the field of view through the distance zone of the lens. This also moves the troublesome peripheral region of the progressive lens out of the wearer's intended zone. क्या देखिए, ये है आपका पेरिफेशियल रैप. चश्मा के साथ सीधा दोगे आप तो ये पेरिफेरल विजन में जो एरिया है वो भी आपका विजन में आएगा, डिस्टर्ब करेगा. आपने फेशियल रैप दे दिया तो ये वाला एरिया साइड में कट जाएगा. सेकेंड थिंग, फील्ड ऑफ व्यू है पेशेंट का वो बढ़ जाएगा. तो इस तरह से हमें फेशियल रैप वाला चश्मा देना है. फेशियल रैप इंक्रीजेस द फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द डिस्टेंस जोन ऑफ द लेंस. मेजर द फिटिंग हाइट्स. फिटिंग हाइट मेजर करनी है, जिससे मैंने आपको लास्ट जब आईपीडी पढ़ा था तब भी आपको पढ़ा था. जब भी प्रोग्रेसिव लेंस लेना है तो आपको दो चीजें करनी है. एक मोनोक्यूलर आईपीडी आपको पीडीमीटर से अथवा स्केल से चेक करना है. सेकेंड थिंग, आपने जो फ्रेम पसंद करवाई है उसमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट पहले कर लो. और चश्मा जो फ्रेम पहनाया है पसंद किया है उसको कस्टमर को पहनाओ और उसका फिर से पीडी उसके डेमो लेंस पे मार्क करो. इस तरह से आपको पिपिल के सेंटर में मार्कर से डॉट करना है. और इस डॉट से फिर आपको फिटिंग हाइट भी चेक करनी है. फिटिंग हाइट प्रॉपर है या नहीं. तो वो सारी चीजें आपको एकदम परफेक्ट पता है कि हाँ इस पर प्रोग्रेसिव लेंस फिट होगा या नहीं होगा. सो इंश्योर दैट योर आई टू आई लेवल, आप एकदम बिल्कुल आई टू लेवल. आईपीडी की प्रोसीजर सेम, पेशेंट और आपका आई लेवल सेम होना चाहिए. आपको अपनी एक आंख बंद करनी है, कस्टमर को बोलना है कि आपकी जो आंख खुली है उसमें देखिए. आपकी उस आंख में दिख रहा है तो आपको उसमें डॉट करना है. फिर आपको अपनी दूसरी आंख बंद करनी है और कस्टमर को जो आंख आपकी खुली है उसमें देखने का बोलना है, तो दूसरी आंख में आपको डॉट करना है. 2 से 3 बार ये रिपीट करके देख लेना है कि हाँ प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है. और जो डॉट आ रहा है उसके फिर आप डायरेक्टली आपके लेआउट चार्ट पे रख के बाकी की चीजें कर सकते हो. ये प्रोसीजर कैसे करना है वो आगे का मैं बताऊंगा लेआउट चार्ट पे. So fitting height. Ensure that the frame is not crooked beforehand. Ensure that the wearer has assumed his or her natural posture. यानी आपको आईपीडी लेना है, आपने पेशेंट को एकदम स्ट्रेट बैठा दिया लेकिन पेशेंट नेचुरल पोजीशन में थोड़ा टिल्ट करके बैठता है, थोड़ा डाउन गेज में बैठता है. तो जैसे वो बैठता है उसका हैबिचुअल पोजीशन है उस तरह से उसको बैठाना है, जबरदस्ती से उसे ऊपर नहीं करवा देना है. If the wearer has worn progressive before, assess the fit of the previous lens. पेशेंट ने पहले से ऑलरेडी प्रोग्रेसिव लेंस पहना हुआ है, पहन रहा है और उस पर कुछ ऑलरेडी उसके मार्किंग्स लिए हुए हैं तो आप उस मार्किंग के ऊपर भी जा सकते हो. इंश्योर दैट द मेजरमेंट्स आर करेक्ट आफ्टर हैविंग द वेयर मूव और लुक अराउंड. पेशेंट से बात करते करते एक बार क्रॉस चेक कर लो कि पेशेंट का नॉर्मल हैबिचुअल डिस्टेंस इस तरह का है या चेंज करता है, वो हेड पोजीशन प्रॉपर रखता है या नहीं रखता है. इफ अवेलेबल यू use a stand mirror to verify placement. Do not fudge the fitting height measurement. उसमें उतावल नहीं करनी है. Consider slight modification based upon the wearer height, habitual posture when indicated. इन पेशेंट की habitual posture के हिसाब से उसकी wearer की height के हिसाब से वो आपको कुछ modification करने की जरूरत लग रही है तो आप कर सकते हो. Ensure that the minimum fitting height is satisfied. जो आपकी मिनिमम हाइट बताएगी 18 मिलीमीटर कम से कम सेंटर से होना चाहिए नीचे की तरफ, तो वो होना चाहिए. वो नहीं है तो फिर आपको दूसरी फ्रेम सेलेक्ट करनी है. फ्रेम में कुछ एडजस्टमेंट करके वो अगर हो रहा है कंफर्टेबल है पेशेंट तो आप कर सकते हो. इफेक्ट ऑफ वेयर पोस्चर. देखो आप हेड टिल्ट, पेशेंट का क्या है, पेशेंट को आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठा दिया लेकिन वो रूटीन में ऐसे बैठता है, थोड़ा टिल्ट करके बैठता है. तो उस हेड टिल्ट की वजह से क्या होगा, आपका जो पीडी आएगा जब हेड टिल्ट नहीं किया तो वो अलग आएगा, वो सेंटर मार्किंग. और जब हेड टिल्ट कर रहा है तब
पॉइंट अलग आए, so that is a habitual head posture के हिसाब से आपको मार्क मिलेगी। कितनी एरर आती है पैरालैक्स एरर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द हाइट मेजरमेंट। 1 इंच इन हाइट डिफरेंस, यानी पेशेंट 1 इंच इतना अगर हेड मूवमेंट कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो उसकी वजह से 1.7 मिलीमीटर जितना एरर आता है आपके मेजरमेंट में। इफेक्ट ऑफ द fudging fitting height. A dispenser may get into a habit of reducing the fitting height by 1 to 2 millimeter to improve the wear adaptation. 2 से 3 मिलीमीटर आप सोच रहे हैं कि हाँ बहुत नीचे जा रहा है तो मैं ऊपर ले लूं, या एक्चुअली ये आ रहा था, आपने सोचा कि नहीं चलो ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं 2 मिलीमीटर। wearer are less likely to notice immediately the effect. poor reading vision compared to a poor distance vision also may be there. अगर हमने ये ऊपर किया है और पेशेंट की हैबिट यही है तो क्या होगा, पेशेंट इंटरमीडिएट जोन से दूर का देखेगा और नियर जोन उसका बहुत ऊपर आ जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम होगा पेशेंट को। However, the fudging of the fitting height in this manner compromise near vision, utility and overall performance. Interpupillary distance measurements कैसे करना है? इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस मेजरमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। कस्टमर को 40 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस पे बिठाना है, ठीक है, और टॉर्च से पेशेंट में रिफ्लेक्स क्रिएट करना है कॉर्निया पे, वो रिफ्लेक्स को आपको मेजर करना है। आपने अपनी राइट आई बंद की, कस्टमर को बोलना है कि मेरी जो आंख खुली है, यानी कस्टमर की राइट आई से आपकी लेफ्ट आई में देखेगा, तो आप वो रीडिंग लोगे कितने मिलीमीटर आ रहा है। फिर आप अपनी लेफ्ट आई बंद करोगे, कस्टमर आपकी अपनी लेफ्ट आई से आपकी राइट आई में देखेगा, तो वहां कितना रीडिंग आ रहा है वो आपको मोनोकुलर आई पीडी। So most manufacturer introducing the monocular distance PD through the dispenser instead of 2.5 mm in the near PDs. However, in high powers using the near PD can reduce prism in the distance portion. Near PD का यूज नहीं करना है, आपका जो distance PD monocular लेते हैं उसका यूज करना है। Many modern progressive lenses are variable in sets, which precludes the need for this compensation. प्रोग्रेसिव लेंसेज यूज हम करते हैं, उसमें अलग अलग कंपनी के हिसाब से करना हो जरूरत हो, तो आप मॉडर्न प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या करना होता है, हमें परफेक्ट पीडी लिख के भेजना होता है। इनकरेक्ट इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस मेजरमेंट्स रिस्ट्रिक्ट द अपरेंट फील्ड ऑफ विजन थ्रू द लेंसेज। आपने इनकरेक्ट पीडी लिया है तो पेशेंट का डिस्टेंस विजन भी गलत हो सकता है, इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम हो सकती है, नियर में प्रॉब्लम हो सकती है। दिस आल्सो मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू वेयर टू फाइंड द व्यूइंग जोन। व्यूइंग जोन ही पेशेंट पता नहीं चले कहां से क्या देखना है। मेजरमेंट दूसरा भी मेथड है आपके पास, पिपिलोमीटर है, आप उससे ले सकते हो मोनोकुलर पीडी, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स वाले मेथड से भी ले सकते हो आपने उससे। इफेक्ट ऑफ द इनकरेक्ट पीडी। इनकरेक्ट पीडी से क्या होगा, सपोज ये पीडी था आपका यहाँ, आपने लिया है ये वाला, सो अब पेशेंट तो अपने पीडी के हिसाब से यहाँ से दे दिया, तो पेशेंट को इस आंख में दिस आई विल हैव प्रॉब्लम इन इंटरमीडिएट विजन, नियर विजन एंड डिस्टेंस विजन आल्सो, या फिर ग्लास का पूरा फिटिंग ही चेंज हो गया। सो यू हैव टू चेंज दिस ग्लास। अगर आपने पीडी में अगर 2 से 3 मिलीमीटर की गलती की है तो यू हैव टू चेंज। वेरिएबल नियर इंसेक्ट नॉट इम्पोर्टेंट। Effect of a pupil size. The ray of light passing through any point of light symmetry in the progressive corridor. Power is essentially spherical, free-form astigmatism. So pupil की साइज भी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार पिपिल अगर डायरेक्टेड रहती है तो पेशेंट की डायरेक्टेड पिपिल में से क्या होगा, अलग अलग जोन में से अलग अलग विजन जाएगा, सो उसमें क्या होता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन खराब होती है। एज थिकनेस कैसे करते हैं, increase in the curvature towards the bottom of the lens which is necessary to obtain the required increase in the power। यानी हमारा क्या है, नीचे ज्यादा पावर चाहिए, नहीं एडिशन पावर नीचे है, इसलिए तो उस चीज को करने के लिए एज थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए लोअर एज लेंस इज सस्टेनली थिनर देन द अपर एज। डिफरेंस इन द थिकनेस क्रिएट्स अ बेजल प्रिज्मेटिक इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस हो तो बेजल प्रिज्मेटिक इफेक्ट आती है। Amount of prism created depends on the power of the head power and imposes a limitation on the minimal thickness of the Paris lens. The right-left lens design. Progressive corridor must be inclined from top to bottom in a nasalwards direction.
Allow the eyes to follow the middle of the progressive corridor as the natural convergence of the eyes occurs for the near vision. So ये आपको डिस्कस करें सेम पॉइंट which we have discussed in symmetrical design and symmetrical design दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट आई और लेफ्ट आई का हम लेंस ऑलरेडी हम अलग बनाते हैं। राइट आई का लेंस के लिए अलग इंक्लिनेशन दिया होता है, लेफ्ट आई के लिए अलग डायरेक्शन में इंक्लिनेशन दिया होता है। तो अगर आपने गलत लेंस फिट किया है तो पेशेंट का टोटली विजन चेंज हो जाएगा, पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आएगा। राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट। Alternate method of using the inclination of the progressive corridor to increase the produce a single lens blank. ये वाला जो मेथड है सिमेट्रिकल डिजाइन, ये वाला मेथड हम यूज नहीं करते, नो हम नॉट टू वरी। वेरीफाई द कटआउट चार्ट्स। वेरीफाई करना है कटआउट करने के लिए, यूज द करेक्ट कटआउट चार्ट फॉर द लेंस डिजाइन। दिस इज द बिगेस्ट इश्यू, यानी आप जो भी लेंस यूज कर रहे हैं आपके पास वो कटआउट चार्ट नहीं होते। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, लेआउट चार्ट, ये चार्ट आपके पास हर एक कंपनी का, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है उसकी डिजाइन के हिसाब से। आप एक ही चार्ट पे सारे कंपनी के मार्किंग ले रहे हो, मेजरमेंट ले रहे हो, फिटिंग कर रहे हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो उस कंपनी का जिस प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हो उससे बोलो कि आपको अपनी कंपनी का फिटिंग चार्ट दीजिए, अपने प्रोडक्ट का फिटिंग चार्ट दीजिए। तो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसी चार्ट को रख के मार्किंग लेने हैं, और जब भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फिर से उसी चार्ट का यूज करना है दोबारा मार्किंग क्रिएट करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि इसमें दोबारा कुछ वेरिएशन है या नहीं। आपको करेक्ट चार्ट यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी का चार्ट यूज कर रहे हो, लेंस किसी और कंपनी का यूज कर रहे हो। मैक्सिमम केस में आई हैव सीन फिटिंग वाले करने वाले जो होते हैं एक ही क्लियर चार्ट पे सारी कंपनी का लेंस यूज कर रहे हैं। यूज द करेक्ट लेंस और प्लेस द डॉटेड डेमो लेंस, यानी जो आपने डॉट किया था, ये डॉट किया था आपने, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ ऐसा एक सर्कल बना हुआ, यहाँ ये डॉट को आपको फिटिंग क्रॉस पर रख देना है आपकी फ्रेम के साथ। अब चेक कर लो कि डिस्टेंस का पोर्शन पूरा आ रहा है, नियर का पोर्शन ऑलमोस्ट आ गया है, सो वी कैन गिव इन दिस फ्रेम। ओके, हाँ ये आधा कट रहा है या इससे थोड़ा ज्यादा कट रहा है, इसकी बॉर्डर यानी आइडियली पूरा आना चाहिए, सर्कल है पूरा तक आ जाना चाहिए, एकदम फुल ऑलमोस्ट एज तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, ये देखो माइक्रो इंच वाला डॉट, इसको यहाँ डिस्टेंस का पावर, यहाँ नियर का पावर, तो इस तरह से पूरा आ रहा है। तो बहुत बार अगर आपको फिटिंग बहुत अच्छे से करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सर्कल है अपने जो फ्रेम पर मार्किंग दिया है, ये सर्कल आप मार्कर से डेमो लेंस पर ड्रॉ कर दो, एक्ट्रोचिंग कर दो, नियर का सर्कल बना दो। ये चीज आप बना के लैब में भेज दो फिटिंग के लिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको आईपीडी अगर परफेक्ट है, आपने सब कुछ परफेक्ट ली है तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको लेंस इस फिटिंग के हिसाब से चाहिए, आपको कंपनी वाला इस तरह से फिटिंग करके दे रहा है, बेस्ट। आपको खाली डायरेक्टली चेक करना होगा कि हाँ प्रॉपर आया है नहीं आया, जब आप दोबारा देखते हो तो। सो वेरीफाइंग द पावर कहाँ चेक करना होता है, डिस्टेंस का पावर डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल में, नियर का पावर नियर रेफरेंस सर्कल में आपको चेक करना होता है। वेरीफाइंग पुराना नहीं आया तो नजदीक का विजन नहीं आएगा भैया, उसको पूरा सर्कल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नजदीक का विजन में प्रॉब्लम आएगा पेशेंट। नियर का पावर एग्जैक्ट तो उसी सर्कल में है ना। वेरीफाइंग द एड पावर चेक करने के लिए डायरेक्टली आप उसमें देख सकते हो, आपके वाटर मार्किंग जो होते हैं, ग्लेजर मार्किंग होते हैं ग्लास के अंदर, उसमें चेक कर सकते हो। आपको एडिशन पावर चेक करना है तो आप नियर रेफरेंस सर्कल में चेक कर सकते हो कितना एडिशन पावर, कितना सिलेंडर, वो सारी चीजें तो वो मिल जाएगा आपको। Verifying the freeform add power, freeform progressive lenses which often come with a compensated prescription. Back vertex power measurements are often used to verify the add power. Back vertex power ये check करते हैं, to the measured add power should be compared to the add power of the compensated prescription. जब एड पावर दिया है वो होना चाहिए प्रॉपर। वेरीफाइंग प्रिज्म पावर कहाँ चेक करेंगे, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, फिटिंग क्रॉस के बिल्कुल नीचे एक डॉट होता है, उसको बोलते हैं प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, पीआरपी। तो आपको प्रिज्म अगर किसी पावर में किसी क्लास में आपने दिया है कि दो डायरेक्टर प्रिज्म, बेस आउट बेस इन बेस अप बेस आउट, तो वो आपको प्रिज्म पावर यहाँ चेक करना है कि कितने डायरेक्टर का प्रिज्म ग्राइंड किया है। तो प्रिज्म कैसे चेक करते हैं, देखो
बताया था उस दिन मैंने बताया था कि जैसे ये है आपका, आप इसको सेंटर पर यहाँ पर पीआरपी पे रखोगे तो आपका ये सेंटर में नहीं आएगा। ये कितना है, 1 2 नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आया तो बेस डाउन राइट है, और यहाँ एक सर्कल पे आया है बेस डाउन, यहाँ पे एक डायप्टर जितना नीचे है, एक रिंग पे आ रहा है, 2 रिंग पे आ रहा है तो 2 डायप्टर, तीसरी रिंग पे आ रहा है 3 डायप्टर, चौथी रिंग पे आ रहा है 4 डायप्टर, पांचवी रिंग पे आ रहा है तो 5 डायप्टर। ये आपको प्रिज्म डायप्टर बताएगा कितना डायप्टर किस डायरेक्शन में दिया गया है। इस तरफ दिया गया तो बेस इन, इस तरफ जा रहा है तो बेस आउट, ऊपर जा रहा है तो बेस अप, नीचे जा रहा है तो बेस डाउन। ये प्रिज्म की डायरेक्शन और कितने डायप्टर का प्रिज्म है वो आपको लेंसोमीटर में इस तरह से दिखाई देगा। Prism thinning. Many progressive lenses are now surfaced using equal amount of vertical prism. Progressive lenses क्या है, surface किए गए हैं equal amount of vertical prism से। Prism thinning और equal thinning reduces the overall thickness and the weight of the progressive lenses. Prism thinning से बनाया जाता है यानी ताकि नीचे के भाग में पेशेंट का ग्लास का थिकनेस भी कम हो जाए और वेट भी कम हो जाए लेंस का। Prism thinning usually benefits in the plus lenses more than the minus lenses. Minus lenses में क्या होता है, हम माइनस लेंसेज में दूर का पावर कम होगा, एडिशन पावर वाले पार्ट में पावर कम चाहिए होगा हमको। जैसे सपोज ऊपर -4 है डिस्टेंस का पावर, एडिशन 2 है तो नीचे के भाग में -2 का पावर चाहिए, तो -2 वाला ग्लास पतला होगा, -4 वाला जड़ा होगा। अब प्लस लेंस में इसका उल्टा, +4 के साथ +2 की एडिशन हो तो नीचे ऊपर +4 चाहिए, नीचे +6 चाहिए, तो नीचे के भाग में ग्लास जड़ा ज्यादा होगा। उसमें प्रिज्म थिनिंग टेक्निक से बनाया जाता है ताकि उसकी ग्लास की थिकनेस नीचे के भाग में ज्यादा बने नहीं। दिस इज अ प्रिज्म थिनिंग टेक्निक। वर्टिकल प्रिज्म इम्बैलेंस, कितना इम्बैलेंस है दोनों आपके बीच में वो चेक कर सकते हैं। इसमें 2.5 डायप्टर का सिलेंडर आ रहा है, इसमें आपका प्रिज्म आ रहा है, इसमें 2 डायप्टर का। Prism thinning comparison. Prism thinning is done to reduce the overall thickness difference. Prism thinning बोलते हैं ग्लास की ओवरऑल थिकनेस को कम करने की। सिलेंडर एट मेजरमेंट पॉइंट, जितना आपने सिलेंडर दिया है उतना आपको सिलेंड्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर आपको चेक करनी है कि परफेक्ट सिलेंडर एक्सिस के साथ आया है नहीं है। एक्सिस शिफ्ट विच स्मॉल सिलेंडर्स, small amount of cylinder unwanted cylinder on the front surface as a result of the prism can combine in the prescribed cylinder power, creating the cross cylinder effect. With a Rx lower, even small amount of unwanted cylinder can cause significant shift in the axis. Axis में variation आ सकता है आपके unwanted cylinder की वजह से। However, this effect is usually small, unconstitutional vision is most cases. There is no effect on the vision. सेंटर लेंस सेंट्रेशन एरर, कहाँ का एरर आती है, एरर इन द इंटरपिकुलर डिस्टेंस। आपने लेंस को प्रॉपर सेंट्रेशन में नहीं रखा है, उसका कारण क्या क्या हो सकता है, आपने प्रॉपर इंटरपिकुलर डिस्टेंस ही गलत लिया है या आपने लिया ही नहीं। progressive lenses which has a relatively limited viewing zone, this can significantly reduce the usable field of clear view. For near vision zone 20 mm or 2 mm total error represent a 10% reduction in the apparent of the binocular vision. 2 मिलीमीटर जितना या 20% जितना एरर आपका बाइनोकुलर विजन में रिडक्शन करेगा। दिस एरर इंटरमीडिएट विजन आल्सो। सेंट्रेशन errors also make it difficult to wearer to find the clear viewing zone. आपने सेंट्रेशन ही गलत रखा है तो पेशेंट को क्लियर व्यू कहाँ से मिल रहा है, किस पोर्शन से साफ दिख रहा है, वो ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी। Centration error. The lens centration error reduces the effective size of the binocular viewing zone. 1 mm of error is equal to 1 mm of binocular vision reduction. यानी 1 mm की एरर से 1 मिलीमीटर जितना आपका बाइनोकुलर विजन जो है उसमें रिडक्शन आता है। 2 मिलीमीटर की एरर से 2 मिलीमीटर जितना। एजुकेशन ऑफ वेयर, अब पेशेंट को आपने प्रोग्रेसिव लेंस परफेक्ट फिट करके दिया है, दे रहे हो या अभी देना बाकी है, उसके पहले उसका एजुकेशन थोड़ा बहुत देना है। फर्स्ट टाइम वेयर विल बी फर्स्टेड टू मूव देयर हेड नॉट देयर आईज। पेशेंट को आपको समझाना होगा, आपके आई मूवमेंट और हेड मूवमेंट दोनों को करने होगा। एक्सप्लेन अगेन हाउ टू प्रोग्रेसिव ऑप्टिक वर्क, प्रोग्रेसिव लेंस किस तरह से काम करता है वो आपको समझाना है। पेशेंट को ऐसा नहीं बोला है एक लेंस आता है इसमें सारा डिस्टेंस आपको क्लियर देखिए, इट इज द थिंग बट पेशेंट हैज टू सी। पेशेंट को समझना होगा मुझे कहाँ से क्या चीज देखनी है, कितने अंतर पे क्या साफ दिखता है, तो पेशेंट को सीखना होगा, हैबिट डालनी होगी उस चीज देखने की। पेशेंट को ऐसा नहीं कि किसी भी कभी भी अंदर से पहन लिया और कहीं भी साफ दिखेगा, तो दैट हैज टू, पेशेंट को उसके ग्लास की रचना समझ में आनी चाहिए।
डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हेड मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल हेड मूवमेंट आपको करनी होगी। जब आपको साइड में देखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी होगी, यानी आपको गर्दन घुमा के देखना होगा। जब आपको ऊपर नीचे देखना है तो आपको हेड मूवमेंट ऊपर नीचे की तरफ करनी होगी। डिमॉन्स्ट्रेट द थ्री सेंट्रल व्यूइंग सोल। पेशेंट को बताओ कि यहाँ दूर का पावर है, यहाँ नियर का पावर है और यहाँ इंटरमीडिएट पावर। सो डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द वेयर प्रैक्टिस द रिंग कार्ड, उसको पूरा सारी चीजें बताओ। इफेक्ट ऑफ द बम्पिंग द एड पावर। आप एडिशन पावर अगर बढ़ा देते हो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? Bumping the air power effectively raises the near zone into the narrower progressive corridor and increases the overall level of blur. This restricts the field of vision through the lens. Effect of the prescription error. आपने प्रिस्क्रिप्शन ही गलत दिया है, सिलेंडर की जरूरत है सिलेंडर दिया नहीं, स्पेरिकल में अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन दिया है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम आने वाला। सिलेंड्रिकल करेक्शन की जरूरत है, सिलेंड्रिकल नहीं दिया उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट का विजन ब्लर रहेगा। ओवर प्लसिंग, आपने ओवर करेक्शन दे दिया है, उसमें क्या होगा? पेशेंट का ओवर प्लस देने की वजह से पेशेंट का जो नियर विजन है वो फिर इंटरमीडिएट में से देखना चालू करेगा, दूर में से नहीं, नीचे वाला में से नहीं दिखेगा। Prescribing vision when fitting progressive lenses on a patient with a prism prescribed. Remember, progressive may be more difficult to adapt. पेशेंट प्रोग्रेसिव लेंस के साथ प्रिज्म आपने प्रिस्क्राइब किया तो पेशेंट को एडेप्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। For patients with strabismus, occlude each eye while taking the monocular PD. किसी को स्क्विंट है, एक आंख क्रॉस जा रही है, आपको आपकी एक आंख में दिख रहा है दूसरी आंख क्रॉस हो रही है, दूसरी आंख से फिक्स कर रहा है तो तीसरी आंख और दोनों आंख दूसरी आंख मुड़ रही है। सो स्क्विंट वाले आंख में क्या करना है? पेशेंट की एक आंख बंद करवा देंगे। पेशेंट जब एक आंख बंद करेगा तो जिस आंख खुली होगी उससे वो सीधा दिखेगा, तो आप उसका आईपीडी ले सकते हो। Prism causes the eye to turn, which moves the line of sight across the lens and may necessitate small compensation for fitting across that vision. प्रिज्म पावर जनरली हम प्रोग्रेसिव लेंस में नहीं देते, बट आपके थियरी में है, एक बार देख लो, बाकी जरूरत नहीं। लेंसोमीटर पर किस तरह से चेक करते हैं? यहाँ डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ डिस्टेंस का पावर चेक करेंगे, या नीचे का पावर नियर रेफरेंस सर्कल और नीचे का पावर चेक। Measurement for the freeform lenses. For certain freeform lenses, additional frame fitting measurements can be supplied to the further improvement optics. Vertex distance measurement करना होता है, पेंटस को स्प्लिट मेजर करना होता है, फेशियल रेफरेंस करना होता है, नहीं है फ्रेम में तो वो देना होता है। Troubleshooting, I am not going to details today. I am just move to my PPT. यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में नहीं आया? Just start my PPT. समझ लो। डिसएडवांटेज क्या है? पेरिफेरल एब्रेशन, पेरिफेरी में एब्रेशन आने वाला है, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती, मोर एक्सपेंसिव, कॉस्ट का भी बैरियर नहीं रह गया है, बहुत से सस्ते लेंसेज भी आने लगे हैं मार्केट में, और वो कितना विजन देते हैं, कैसा विजन देते हैं, वी डोंट नो, आई डोंट नो, यू आर नोइंग बेटर देन मी because you are dispensing the lenses of different companies. Horizontal lines appear humped to the lower portion. हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देख रहे हो नीचे के लोअर पोर्शन से, तो आपको एक्सिगमेंट डिस्क्लोजर बड़ी ऊपर उठती हुई दिखेंगी, उठती हुई दिखेंगी। लेंस विड्थ ऑफ द इंटरमीडिएट विजिंग फील्ड लेंस विद द ट्राइफोकल लेंस। ट्राइफोकल और बाइफोकल में जो आपको इंटरमीडिएट का विजन और नियर का विजन मिलता है, वो विजन आपको प्रोग्रेसिव लेंस कम मिलता है। इंक्रीज इन द लैटरल हेड मूवमेंट, आपको हेड मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ती है साइड में देखने के लिए, ताकि पेरिफेरल ब्रेन पोर्शन से आप ना देखो, हेड मूवमेंट बढ़ जाती है। सब एडेप्टेशन प्रॉब्लम, पेशेंट को एडेप्टेशन में प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को बहुत बार सूट होता है, बहुत बार नहीं होता है। मोर क्रिटिकल फिटिंग, थोड़ा फिटिंग में हमें सिर्फ ध्यान देना होता है। बोलो क्या बोलो ना, मोबिल सर पेपर आया था, बोला बोला ना, टेबल ऊपर जो क्या वाली बात है ना, हाँ
काउंटर वर्ड हुआ। सो प्रिंसिपल लेंस डिजाइन की बात की थी हमने कल, हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन। तो बेसिक प्रिंसिपल आज भी मैंने समझाया आपको। डिस्टेंस का पोर्शन ज्यादा होता है, नियर का पोर्शन ज्यादा होता है, इंटरमीडिएट पोर्शन कम होता है, एस्टिमेटिक जोन की इफेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है। सॉफ्ट डिजाइन में डिस्टेंस और नियर का पोर्शन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है और इंटरमीडिएट पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है और एस्टिमेटिक जोन की इफेक्ट थोड़ी वीक होती है। प्रिंसिपल लेंस डिजाइन, हार्ड लेंस डिजाइन, वाइड डिस्टेंस एंड नियर में डिटेल में नहीं जा रहा, ऑलरेडी वी डिस्कस, सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपको देखना हो तो एक बार मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, यू कैन सी। खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, खोल दो। सॉफ्ट डिजाइन, ये एग्जाम में पूछा गया और किसी को नहीं आया ना, फिर मुझे मत बोलना। इतनी बार हमने रिपीट कर चुके हैं, कल से लेके आज तक ऑलमोस्ट 10 बार, 10 से 15 बार। उसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। फिर किसी ने बोला कि एक तो कोटिंग होता है और एक तो कोटिंग नहीं होता, स्क्रैच जल्दी आते हैं, तो उसको डंडा पड़ने वाला है। थर्ड क्लासिफिकेशन सिमेट्रिकल डिजाइन है। सिमेट्रिकल डिजाइन, सिमेट्रिकल डिजाइन में लाइंस आर रोटेटेड फॉर नियर सेंट्रेशन, नियर में सेंट्रेशन करने के लिए थोड़ा टिल्ट किया जाता है, राइट टाइम में फिट कर सकते हो, लेफ्ट टाइम में फिट कर सकते हो। एसिमेट्रिकल लेंसेज आर डिजाइंड विद प्री डिटरमाइंड इनसाइट। लेंस को इस तरह से बनाया गया कि पहले से ही इनसाइट देखे जाए, राइट के लिए अलग लेंस और लेफ्ट के लिए अलग। तो इसमें विजन की प्रॉब्लम आती है, बाइनोकुलर विजन नहीं मिलता, इसमें बाइनोकुलर विजन आपको मिलता है। सो सिमेट्रिकल डिजाइन के लेंसेज अब नहीं आते, एसिमेट्रिकल लेंस ही आते हैं हमारे पास। तो उसमें हमारा बाइनोकुलर विजन और लेंस की जो फिजियोलॉजी है, डिजाइन है, वो उस तरह से की जाती है कि दोनों आंख में विजन प्रॉपर रहे, साइड विजन और कंफर्टेबल रहे पेशेंट। तीसरा क्लासिफिकेशन था मोनो डिजाइन वर्सेस मल्टी डिजाइन लेंसेज। मोनो डिजाइन आर डिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ पावर्स फॉर अ गिवन लेंस डिजाइन। Procedures classify lens as a hard or soft lens, describe characteristics of progressive zones, maintain design principles throughout the range of additional power. So, mono design में क्या होगा? Describe the range of power for given lens design, classify lenses hard or soft, hard और soft में बनाना है, fix है उसका criteria, describe characteristics of progressive zone, maintain design principle। उसका design का principle सेम रहता है कि separation zone इतने में आएगा, एडिशन चाहे कोई पावर कोई भी हो। That is called multi-design lenses. The lens characteristics change with prescription. प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। लेंस परफॉर्म्स एप्रोप्रिएटली ओवरऑल द फुल प्रिस्क्रिप्शन रेंज। वो लेंस अपने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हर एक चीज में कंफर्टेबल रहता है, उसके डिजाइन में वेरिएशन होते हैं, तो दैट इज मोर सुटेबल एंड मोर अवेलेबल। अभी जो हमारा सारा लेंसेज आता है, होता है मल्टी डिजाइन लेंसेज। प्रोग्रेसिव लेंस क्या होते हैं? प्रिज्म थिनिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ये होती है अम्बिलिकल लाइन, आपके डिस्टेंस के जोन से लेके नियर्स के जोन के बीच का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। उस लाइन को अगर दोनों करें तो उस लाइन को बोलते हैं अम्बिलिकल लाइन। ओके, इस तरह से हमारा पूरा विजन होता है। प्रोसीजर ऑफ प्रोग्रेसिव सरफेसेस में प्रिज्म थिनिंग, प्रिज्म थिनिंग से बनाएंगे तो क्या होगा? ग्लास की थिकनेस कम हो जाएगी, पेरिफेरल वेट में कम हो जाएगी। कौन कौन सी मेथड से प्रोग्रेसिव लेंस के मेजर कर सकते हैं? सिलिंड्रिकल काउंटर प्लॉट्स। काउंटर प्लॉट से हमें पता है डिफाइन द शेप एंड विड्थ ऑफ द वेरियस zones, shows areas of equal cylindrical power on the front surface and the equal cylindrical power are given range.
Tools for comparing progressive lenses. हार्ड इन शॉर्ट डिजाइन की सिलिंड्रिकल का काउंटर पार्ट से पता चलेगा सॉफ्ट डिजाइन का लेंस है, ये हार्ड डिजाइन का लेंस है. Usefulness of counterplots, they can give useful information about the design. They can allow some comparisons with other designs. Problems with counterplots. Counterplots क्या problem होता है? They only describe the shape of the front surface. Counterplot क्या करता है? Front surface के बारे में डिटेल देता है, back surface के बारे में कोई जानकारी देता नहीं. They cannot predict actual performance accurately. Actual prediction They do not consider other aberrations. Aberration को consideration में लेते नहीं है. So tools for comparing progressive lenses में counter plots and usable width zones. First iso-cylinder line is not true indicator. Spherical counter plots ये सारी details आपके लिए important नहीं है. ऐसे equity chart, 3D topographical mapping. So this was I am saying कौन-कौन से मार्किंग होते हैं हमारे क्लास में. प्रोग्रेसिव लेंस जब आता है कंपनी में से तो उस पर दो तरह के मार्किंग होते हैं, एक टेम्पररी मार्किंग और एक परमानेंट मार्किंग. तो ये येलो कलर से जो आपको दिख रहा है ये है सारे टेम्पररी मार्किंग. जब चश्मा डिस्पेंस करेंगे तो ये मार्किंग हम निकाल देंगे. फर्स्ट जो सर्कल है ऊपर का उसको बोलते हैं डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल. नीचे का जो सर्कल है जहां नियर पावर चेक करते हैं उसको बोलते हैं नियर रेफरेंस सर्कल. तो प्लस के साइन दिख रही है उसको बोलते हैं फिटिंग क्रॉस. जो हमने आईपीडी मेजरमेंट लिया है, जो हम पीडी लिया है हमने, वो पीडी का पॉइंट आपका इस प्लस के पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए. प्लस के साइन के नीचे एक डॉट दिखेगा आपको, होता है प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट. अब कंपनी में जब प्रोग्रेसिव लेंस ऑर्डर करो, जब ये लेंस आता है तो आप इस पे ये सबके नाम लिखने की कोशिश करना है. एक दो बार ये चीज करोगे आपको परमानेंटली जिंदगी भर याद हो जाएगी, दोबारा कभी भूलोगे नहीं. ठीक है, बार बार बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो टेम्पोरल साइड पे क्या लिखा होता है? एडिशन पावर, परमानेंट मार्क की बात करते हैं. और नेजल साइड में लिखा होता है कंपनी का लोगो और इंडेक्स मटेरियल कौन सा यूज किया वो भी बहुत बार लिखा होता है, बहुत बार नहीं लिखा होता है. नोट्स माइक्रो इचिंग होती है, ये इचिंग दो गोले होते हैं, ये परमानेंट मार्किंग होते हैं. ये जो लाइन बनी है येलो कलर से, ये टेम्पररी मार्किंग. ये बहुत बार होती है नहीं होती, अलग कंपनी अलग अलग तरह से मार्किंग करती है. लेकिन ये पॉइंट तो होंगे, ये सर्कल होगा, ये होगा, ये डॉट होगा और ये होगा. ठीक है, और यहाँ दो सर्कल बने होंगे. वो आपको बताता है प्रोग्रेसिव लेंस में क्या होता है. मटेरियल से क्या मतलब? इट इज एग्जांपल, इट इज एन एग्जांपल. 6 में भी इट इज इन 1.6 इंडेक्स में भी 1.6 इंडेक्स बता रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है. तो बहुत बार वो भी लिखा होगा राइट लेफ्ट, राइट का लेंस में लेफ्ट का लेंस वो भी लिखा होता है. ठीक है, अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि ये मार्किंग कब निकालोगे आप? आपने लैब में चश्मा फिटिंग करने के लिए भेजा, लैब से स्टैंडर्ड लैब होती है, तो वहां से क्या होता है, ये जो मार्किंग होता है उसके साथ ही चश्मा आपको रिटर्न मिलता है. पढ़ाने वाला हूँ मैं, लेकिन जस्ट आप आस्किंग. सब लोग हैं या सब लोग चले गए, सो गए सब लोग? आफ्टरनून टाइम कस्टमर डिलीवर करने से पहले क्लीन कर देते सर उसको. नहीं, गलत मेथड है. आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. ठीक है, कब निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, मे बी यू आर राइट. दिखा के शायद पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया आप कॉलेज में डिस्कस करो. अर्ली प्रेस बायोप्स, बैंक ऑफिशियल्स, कंप्यूटर इंजीनियर है, टीचर्स है, एक्टर्स है, कॉस्मेटिक अपीलिंग है, सूडोफेकिक है, मोटिवेशनल पेशेंट है,
तो सारे पेशेंट जिनको भी प्रोग्रेसिव लेंस की रिक्वायरमेंट है वो सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में है। जिनको जरूरत नहीं है, जिनको नीड नहीं है, उनको निकाल देना है। वो उनको से नो, जिसको मना करोगे। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को क्यों मना करना है? कोई बताएगा मुझे? आर्किटेक्ट को क्यों मना करना है? आर्किटेक्ट तो अच्छा खासा कमाते हैं, महंगे से महंगे प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। एनीवन? कोई बताएगा नो आर्किटेक्ट आइडिया को क्यों मना करना है? आर्किटेक्ट क्या होता है पता है? सब नियर। आर्किटेक्ट का काम होता है ऐसा, बिल्डर्स। दिख रहा है आपको? उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मेरे पास भी आर्किटेक्ट है, मेरे पास 2-3 आर्किटेक्ट है मेरे बाजू में। तो उन लोग का जो डेस्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। उन लोग को जो ड्राइंग करने होते हैं बहुत बड़े मैप पे करने होते हैं। चलो बिल्डर्स रहते हैं ना। एक साथ में पूरा एरिया दिखना चाहिए। तो उनको क्या चाहिए? नियर विजन में वाइड एरिया चाहिए पूरा, जो प्रोग्रेसिव लेंस में नहीं मिलता। इसके लिए बायफोकल अच्छा रहता है या तो सिंगल विजन लेंस अच्छा रहता है। ठीक है, इसलिए लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन क्यों नहीं देना है? तो लाइब्रेरियन के ऊपर ऊपर देखना होता है, इसलिए दिक्कत हाँ, चलेगा। नहीं, पढ़ने का ही काम रहेगा उसका, तो ये रीडिंग का ही वर्क रहेगा। हाँ, नियर का ज्यादा काम ऊपर आना रहेगा। चाहिए उसका। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन में अगर उसको वेवी विजन मिलेगा, साइड में विजन ब्लर मिलेगा, तो उसको गड़बड़ हो जाएगी, है ना? एस्टिग्मेटिज्म हाई, तिरछा नंबर, सिलिंड्रिकल नंबर ज्यादा हो, तो उस केस में भी बहुत बार पेशेंट को एडेप्टेशन प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी हमको ध्यान रखना होता है। एडेप्टेड बायफोकल वेयर, ऑलरेडी बायफोकल पहन रहा है, उसको एकदम कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसको जबरदस्ती चिपकाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम लेके आने वाला है। हाई प्रिजम्स, जिसको प्रिज्म पावर ज्यादा हो, प्रिज्म देने की जरूरत हो, उसमें नहीं देना है। डॉक्टर्स को देना है या नहीं देना है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई? डॉक्टर्स को देते हैं हम प्रोग्रेसिव लेंस जब उनको रूटीन में काम करना होता है तब, लेकिन सर्जरी वाले डॉक्टर को हम प्रोग्रेसिव लेंस नहीं देते। सर्जरी के समय उसको सिंगल विजन ग्लास की जरूरत पड़ती है, नियर का या डिस्टेंस का, वॉट एवर इज प्रेफर, सो ताकि उसको परफेक्ट विजन मिले। नॉन मोटिवेटेड पेशेंट को आपने समझाया प्रोग्रेसिव लेंस आता है, लेकिन ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आप समझा रहे हो लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके समझाने में, तो जाने दो उसको, मत समझाओ। कार सिकनेस, पेशेंट कार में बैठता है, उसको वॉमिटिंग जैसा होता है, या मोशन सिकनेस का जो प्रॉब्लम हुआ, हमने कल देखा था ना, मोशन सिकनेस, वर्टिको, इस सारी कंप्लेंट रहती हो। पेशेंट सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक, उनको मत दो। ब्लर विजन साइड में रहने वाला है, उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। सिंपल डिस्पेंसिव प्रोग्रेसिव लेंस फ्रेम सिलेक्शन कैसे करना है? Metal frames are more preferable. I prefer more metal frames. Sufficient depth to the rim for adequate area of distance and near optical zone. कितना होना चाहिए sufficient area? 22 मिलीमीटर, यानी कम से कम 20 से 18, कम से कम छोटे फ्रेम है तो 20 से 18 फ्रॉम द पिपिल सेंटर बिलो नीचे की तरफ, और 10 से 12 मिलीमीटर ऊपर की तरफ। शॉर्ट वर्टिकल डिस्टेंस कम होना चाहिए। आगे आज के सेशन में हमने देखा एडजस्टेड फॉर पेंटोस्कोपिक एंगल, पेंटोस्कोपिक एंगल को एडजस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। सफिशिएंट फेस फॉर्म, फेस फॉर्म है वो बिल्कुल सफिशिएंट यानी परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। और डिस्पेंसिव प्रोग्रेसिव लेंस फ्रेम सिलेक्शन, उसमें क्या है? क्वेश्चन है किसी को? Yes, supra frame is more preferable. I also prefer more supra. लेकिन पेशेंट को अब सुपरा पसंद नहीं आती, सुपरा का ट्रेंड चला गया है, तो उनको डब्बे ही पसंद आते हैं, टीआर के डब्बे। ना उसमें प्रोटोस्कोपिक टिल्ट होता है, ना फेशियल रैप होता है, थोड़ा दिन में फेशियल रैप दे भी देते हो तो नॉर्मल हो जाता है, तो वो डब्बे पेशेंट को पसंद आते जाता है। सो फ्रेम सिलेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है? दूसरी चीजें, it's a good shape, good fit, good size, bad shape,
इसमें नियर का पोर्शन कट जाएगा, डिस्टेंस का आपने यहाँ दे दिया, नियर का कहाँ गया, कट गया। सफिशिएंट डेप्थ, इनसफिशिएंट डेप्थ, मिनट के फ्रेम से रखी है, उसमें डेप्थ कम है, और व्हाट टू वर्टिकल बहुत बड़ी फ्रेम दी है तो उसमें क्या होगा, आपका एवरेज वाला जोन विजन में आएगा और फिर को विजन प्रॉब्लम के लिए रहेगा। तो पेंडोस्कोपिक टेंडेंसी होता है फील्ड ऑफ व्यू नियर विजन का बढ़ जाता है, और ऑटोडेसिस कंपोनेंट्स क्या होता है, फील्ड का डिस्टेंस विजन और नियर विजन फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है। फेशियल रैप, आपको क्या करना है, मोनोकुलर पीडी चेक करना है, मोनोकुलर पीडी। कैसे करते हैं मोनोकुलर पीडी, देखो ये वाली आंख में कितना है मोनोकुलर पीडी, 29, ये वाली आंख में 32, 32 और 29। आईपीडी मेजरमेंट किया, फिर फ्रेम एडजस्टमेंट करना है। प्रोग्रेसिव लेंस के लिए कुछ आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, नॉस्ट्रिल में कुछ चेंजेस करना है या फ्रेम में टेलेस्कोपिक टिल्ट देना है, नॉस्ट्रिल टेम्पर में कुछ एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट कर लो। फैन टू एडजस्ट बिफोर टेकिंग एनी फेशियल मेजरमेंट और व्हेन डिलीवरिंग द स्पेक्टिकल लेंस। फ्रेम एडजस्टमेंट में कौन से पॉइंट होते हैं, बैक प्रोटेक्शन से वो कंट्रोल करना होता है, और पेंडोस्कोपिक टिल्ट एडजस्टमेंट देना होता है, फेशियल रैप देना होते हैं। फेशियल मेजर डिस्पेंसर प्रोग्रेसिव लेंसेज में फेशियल मेजरमेंट में डिस्टेंस मेथड 1, सो ये डिस्टेंस मेथड 1 है। क्या क्या इसको देखो, ये है आपका बेसिक डिफरेंस। बैक वर्टेक्स से बढ़ाते हैं क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। पेंडोस्कोपिक टिल्ट देने से क्या होता है, नियर विजन का एरिया बढ़ता है। फिक्सल रैप देने से क्या होता है, आपका डिस्टेंस व्यू बढ़ता है, साथ साथ में एपरेशन वाला पोर्शन बाहर की तरफ निकल जाता है व्यूइंग एरिया से। दो तरह के मेथड है इसमें, डिस्टेंस मेथड 1 और डिस्टेंस मेथड 2। दोनों मेथड में बताने वाला हूँ, आज भी बताऊंगा कल भी बताऊंगा। सो डिस्टेंस मेथड 1 ये क्या होता है, इसमें आपने पीडी मेजरमेंट किया, आपने आईपीडी लिया, राइट आई का 29, लेफ्ट आई का 32, मोनोकुलर पीडी लिया आपने, टोटल हुआ 61 दोनों का। एडजस्ट द फ्रेम, फ्रेम को एडजस्ट किया, मेजर द पीडी किलोमीटर से मेजरमेंट किया या तो स्केल से मेजर किया आपने। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपने जो पीडी मेजरमेंट लिया उसको आपको ग्लास पे ड्रॉ करना है। कैसे करोगे आप, तो आपकी ये जो नोज पैड है, ब्रिज है, उसको आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपका लेआउट चार्ट, कंपनी का लेआउट चार्ट है, आपको जिस कंपनी का लेंस देने वाला है उस कंपनी के लेआउट चार्ट पे रखो और अपने मार्किंग बना लो, एससीएल हॉरिजॉन्टल लाइन और पीडी मतलब डेमोलाइसिस कैसे करते हैं। तो ये नोज ये दिख रहा है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये एरो बने। क्यों बने ये एरो, आप ताकि प्रॉपर यहाँ फ्रेम अलाइन कर सको। तो आपको क्या करना है, आपका ये वाला पैड और ये वाले पैड किस जगह मैच हो रहा है, किस लाइन के साथ मैच हो रहा है, आईपीडी कितना परफेक्ट आ रहा है, यानी दोनों का लाइन किससे मैच हो रहा है उस पर आपको रखना है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप वैसे वैसे वो चीज बदलती जाएगी। तो यहाँ रखोगे तो क्या होगा, एकदम बड़ा आएगा। ये होता है सफिशिएंट। सो ये एक मार्किंग आपने बना ली, एक ये इस तरह से मार्किंग बना ली, ये तरह से ऊपर का ड्रॉ कर लेते हैं। आपका
मार्किंग ले ली आपने पॉइंट पे, यहाँ देखो पीडी लिखे 20 स्केल दिख रहा है आपको। आपको पहले ये ब्रिज अलाइन करना है, आपका नोज पैड अलाइन करने हैं इसके साथ, और आपकी फ्रेम में फिर आपको जो आपका पीडी आया 29 और 31, तो 29 आपका जस्टिस आई का है उस आंख में 29 पे मार्क करके पूरा इस तरह से बना लेना है आपको, और 31 आपका जिस आंख में आ रहा है उस तरह के आपको मार्किंग बना लेना है। ये आपको पूरा ड्राइंग बना के आप इस तरह से प्रोग्रेसिव लाइन बना सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यही फ्रेम आप कस्टमर को पहनानी है और चेक करना है बातें करते करते प्रॉपर जो आपने मार्किंग बनाया है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिस्टेंस का रेफरेंस सर्कल, नियर का रेफरेंस सर्कल साथ साथ में क्या पेशेंट की को टोटल कंफर्टेबल लग रहा हो वो चश्मा उस तरह से। चेक द पिपिल हाइट चेक कर लो कि प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, इसमें डायरेक्टली देख के। नियर विजन का पॉइंट चेक कर लो, प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज चेक कर लो आप एक बार। सो डिस्टेंस मेथड ऑर्डर द पीडी एज पर द पिपिलोमीटर रीडिंग हाइट एज पर द स्टेप 5। तो आप इसमें क्या करते हैं, स्टेप 5 में, स्टेप 5 है ना आपका, तो आपको फिटिंग हाइट जो आपने मेजर की है उस तरह से आपको प्रॉपर मेजर कर दी है। दूसरी मेथड क्या है, फेशियल मेजरमेंट्स। एडजस्ट द फ्रेम, पीडी मीटर से पीडी ले लिया। अब क्या करना है, डायरेक्टली आपका जो कस्टमर है उसको बिठाना है, आपकी जो फ्रेम पसंद करवाई है आपने वो उसको पहनाओ, और फिर से पीडी का मार्किंग फ्रेम के ऊपर ले लो, डॉट कर दो। डॉट वाली जो फ्रेम है उसको डायरेक्टली आपके लेआउट चार्ट पे रखो। आपका लेआउट चार्ट है यहाँ रखा, इसके सेंटर में आपने इस डॉट को जो किया था उसको फिटिंग क्रॉस पे रखा और चेक कर लिया कि डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल भी आ रहा है, नियर रेफरेंस सर्कल भी आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, तो ये वाला फ्रेम हमारे लिए सफिशिएंट है, परफेक्ट। और यही सर्कल आप ड्रॉ करके लैब में भेज दो और आपको पीडी भी भेज दो। नियर मेथड की जरूरत नहीं होती, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को डाउट डिस्टेंस मेथड 1 और डिस्टेंस मेथड 2 में? अब मेरा क्वेश्चन है, कब आप डिस्टेंस मेथड 1 यूज करोगे, कब डिस्टेंस मेथड 2 यूज करोगे? दोनों मेथड क्यों पढ़ाई आपने? मेरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस मेथड 1 कब यूज करनी है और डिस्टेंस मेथड 2 कब यूज करनी है? दोनों ही करना है मैडम। दोनों नहीं करनी सर, दोनों में से एक करोगे चलेगा। सर जब जिसकी आंख थोड़ी सी वो टेढ़ी हो तो उसके लिए 2 यूज करना चाहिए। आइडियली व्हाट आई प्रीफर, कस्टमर आपका जब अवेलेबल है, कस्टमर जब आपका अवेलेबल है, आपकी दुकान पे आया है खुद फ्रेम सिलेक्ट करने, प्रोग्रेसिव लेंस बनवाने, तब आप डिस्टेंस मेथड 2 करोगे तो चलेगा। डिस्टेंस मेथड 2 करोगे तो चलेगा, कस्टमर आपका अवेलेबल। जब कस्टमर आपका अवेलेबल नहीं हो, खाली प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया है, तब आपकी ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी है, डिस्टेंस मेथड 1 वाली। इसमें क्या करना है, हमें खाली फ्रेम जो आपने सिलेक्ट किया कस्टमर ने, उसका पीडी आपका लिखा होगा राइट आई और लेफ्ट आई का, डायरेक्टली यहाँ फ्रेम का अलाइन किया और पीडी यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पर डॉट बना लिया, और फिर इस डॉट पे आपने पूरा मार्किंग देख लो। इसमें ये देखो, यहाँ पे ये दिखा रहा है ना आपको, चेकर्स पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि नियर पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये चेक हो जाएगा यहीं पे। यहाँ चेक करना है तो फिर यहाँ पे आप डॉट रख के देख लो, यही वाला पोर्शन, तो ये प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये चीज करनी है जब पेशेंट आपका अवेलेबल नहीं है तब। और डिस्टेंस मेथड 2 करनी है ये वाली, जब आपका पेशेंट आपके सामने है, फ्रेम सिलेक्ट की, आपने पीडी लिया और डायरेक्टली आपने डॉट किया, फिर डायरेक्टली इस पे चार्ट पे रख के चेक कर लिया कि डिस्टेंस का पोर्शन और नियर का पोर्शन प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है।
सो ये मार्क करने के बाद आप ये ड्रॉ कर लो सर्कल टेम्पररी मार्कर से, और कस्टमर को ये वाला फ्रेम फिर से पहनाओ आपके सामने, और क्रॉस चेक कर लो बात करते करते कि ये प्रॉपर सेंटर आ रहा है, डिस्टेंस का सर्कल प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप क्रॉस चेक कर लो। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव लेंस में मार्किंग करनी है। अब इस तरह से लैब में भेजोगे, आपने परफेक्ट पीडी लिया है, परफेक्ट ये चीज की है, मार्किंग किया है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रोग्रेसिव लेंस। इट्स वेरी रेयर। अगर आपने सारी चीजें परफेक्ट की हैं, तो आपने पीडी गलत लिया है और फिर मार्किंग करके ड्राइंग बना के मस्त भेज रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेलो डिस्टेंस पीडी भी निकालना है और नियर भी निकालना है? डिस्टेंस वाला मैडम, और डिस्टेंस वाला डिस्टेंस मॉलिक्यूलर पीडी। तो मुझे एक डाउट है सर, अभी आईपीडी में हम डिस्टेंस पीडी तो निकाल सकते हैं, तो नियर पीडी कैसे निकालना है? नियर पीडी निकालने के लिए मैंने बोला था ना आपको, कस्टमर को आपको नियर टारगेट देना है, नजदीक का टारगेट देना है, या तो आपको आपके कस्टमर की नोज के सेंटर में बैठना है और कस्टमर को दोनों आंख से बोलना है कि मेरी जो आंख खुली है उसमें देखो। ओके, तो अभी 60 आया समझिए सर, 50 आया नियर, तो उसे माइनस करना पड़ेगा कुछ, -2। मैंने सिंपल बताया था मेथड का, इसका पीडी अगर निकाला है और आपको नियर पीडी की जरूरत है तो हर एक आई में से 2 मिलीमीटर माइनस कर दो। एज थ्रू होता है क्या? मतलब एज अभी 40 है तो +1 एज, और अगर 50 एज है तो ऐसे कुछ एज थ्रू हो जाएगा कैसे? पीडी में कुछ वेरिएशन नहीं होता इतना। और डिस्पेंसिंग प्रोग्रेसिव लेंस ऑर्डरिंग करते समय क्या क्या चीज आप ऑर्डर करोगे, तो आपका परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑर्डर करना है, आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए वो आपको ऑर्डर करनी है, शॉर्ट डिजाइन चाहिए, रेगुलर डिजाइन चाहिए वो भी आपको मेंशन करना है, कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, फोटोक्रोमेटिक चाहिए, एआरसी कोटिंग चाहिए, ब्लू कट चाहिए, पॉलीकार्बोनेट चाहिए, टिंटेड चाहिए या फोटोक्रोमेटिक चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको क्लियरली आपके ऑर्डर में मेंशन करना है। फिटिंग हाइट जो आपने मेजर की है वो प्रॉपर है, वो आपको ड्राइंग जो आपने बनाया उस तरह से प्रॉपर आपको फिटिंग भेजनी है। क्या करंट चार्ट पे चेक करना है प्रॉपर कि हाँ प्रॉपर है, देखो ये वाला फ्रेम पे प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ये जो मार्किंग लिया है गलत लिया है, यहाँ आ रहा है, ये कट रहा है, पेशेंट यहाँ से देखेगा या यहाँ से देखेगा, तो वो चीज चेक करनी होती है। और क्या मेजर करोगे, पीडी, मोनोकुलर पीडी आपको भेजना होता है लैब में। तो ये सारे पॉइंट होते हैं फिटिंग के लिए, लेंस आप जब दे रहे होते। अब लेंस आपने दे दिया, लैब में गया, लैब से चश्मा फिटिंग होके आपका ऑर्डर आया, क्या करोगे, डायरेक्टली कस्टमर आपके हाथ में ऑर्डर आ गया, आपने तुरंत फोन उठाया और कस्टमर को फोन करके बुला लिया, ऐसा करते हो? कुछ और करना है उसके पहले? नंबर बराबर है या नहीं है देखना है, और कंफर्ट है या नहीं है देखने के बाद ही अपन फोन करते हैं। नहीं, बाकी लैब से चश्मा बनने के बाद आया है तो आपको चेक करना है कि आपने जो ऑर्डर किया था वो बन के आया या नहीं आया। आपने जो पीडी भेजा था उस पीडी से चश्मा फिट होके आया है नहीं आया है। आपने जो पावर ऑर्डर किया था, एक्सेस ऑर्डर की थी, वो प्रॉपर है या नहीं है, नियर का एडिशन प्रॉपर है या नहीं, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है कस्टमर को फोन करने से पहले। ये चश्मा बन के आया है लैब में से, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, एडिशन पावर प्रॉपर है या नहीं है, राइट का लेंस राइट में, लेफ्ट का लेंस लेफ्ट में प्रॉपर फिट हुआ है या नहीं हुआ है। पीडी जो आपने ऑर्डर किया था, सिंपल ये वाला मार्किंग बना होता है ना, आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको पता है पीडी का मैंने क्या ऑर्डर किया था लैब को, डायरेक्टली सिंपल ऐसे चार्ट पे रखो, ब्रिज अलाइन करो, पीडी देख लो, राइट का पीडी लेफ्ट का पीडी जो मैंने ऑर्डर किया था वो है 31 है या 29 है, ओके। क्रॉस चेक हो जाएगा तुरंत, नियर का सर्कल आ रहा है, डिस्टेंस का सर्कल आ रहा है, प्रॉपर सब कुछ चेक हो जाएगा यहीं पे। एक बार खाली लेआउट चार्ट पर रखने की जरूरत है, ये मार्किंग को निकालना नहीं है अभी, सब कुछ रहने देना है। और ये प्रॉपर ऐसे चेक करने के बाद
हो गया। पावर चेक करना है डिस्टेंस का, पीसी ऑर्डर किया था पीसी है या नहीं है, सीआर है, एआर से कोटिंग है, जो भी है वो आपका फोटोक्रोमेटिक ऑर्डर किया था, फोटोक्रोमेटिक हो रहा है, कलर डार्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी चेक करना है, क्योंकि ह्यूमन इज मे मेक एरर्स। तो बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, मेरे खास खुद हुआ है। मैंने एक बार ऑर्डर किया था लास्ट मंथ, इसी मंथ में ऑर्डर किया था व्हेन आई वाज इन बैंगलोर। सो आई हैव स्पेसिफाइड कि मुझे फोटोक्रोमेटिक ग्लास चाहिए, वो बंदे ने फिटिंग करके भेज दिया, बाद में उसने याद था कि फोटोक्रोमेटिक बोला था। I have also mentioned in WhatsApp, I have also made an order slip everywhere, तो भी वो भूल गया और उसने गलत फिट करके भेज दिया। जब उसको डार्क करके देखा तो पता चला कि डार्क हो ही नहीं रहा। Then I have called the patient, then he said me कि हाँ ये प्रॉब्लम है। क्या करेगा वाला ऊपर वाला ऊपर करना वाला है ना, और स्क्रीन નો वायर काट नाख पाछળ प्रिज्म पावर दिया है वो है या नहीं वो चेक करना है आपको। ये सारी चीज पॉइंट चेक करनी है। पीडी चेक हो गया, सारे पॉइंट चेक हो गए। कहाँ भूल आती है? सो फिटिंग हाइट में मिस्टेक हो सकती है, मोनोक्यूलर पीडी में मिस्टेक हो सकती है, लेंस स्वैप हो सकते हैं, राइट का लेंस लेफ्ट में, लेफ्ट का लेंस राइट में, रॉन्ग पावर फिट हो सकता है, एक्सिस गलत हो सकती है, ये बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एरर्स। अब सारे पॉइंट करेक्ट है, उसके बाद आपको कस्टमर को फोन करके बुलाना है। फोन करके बुलाने के बाद डिलीवरी ऑन असेसमेंट, यानी कस्टमर की ये मार्किंग अभी भी निकालना नहीं है। मार्किंग आपने बोला ना सब कुछ लैब से बन के आता है तब कितने के पहले निकालना है, नहीं। ऑन डिलीवरी ये मार्किंग के साथ ही चश्मा पेशेंट को पहनाओ, बस टॉर्च लाइट के देखो आपका पीडी आ रहा है नहीं आ रहा है प्रॉपर। क्लियर, सिंपल। फिटिंग क्रॉस बिल्कुल आपके पीडी के पॉइंट पे आना चाहिए, नियर का सर्कल, डिस्टेंस का सर्कल, सारे पॉइंट आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको एक बार क्रॉस चेक करके देख लो। फिर फ्रेम में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है वो आप एडजस्टमेंट कर लो। अगर पेशेंट को पहना के विजन चेक कर लो, डिस्टेंस का विजन, नियर का विजन, इंटरमीडिएट विजन। पेशेंट को उसका ड्राइंग भी दिखाओ लेंस के ऊपर कि इसमें यहाँ डिस्टेंस का पावर होता है इतने एरिया में, यहाँ से यहाँ अलग अलग पावर होता है, यहाँ आपका नियर का पावर होता है। तो आपको इतना डाउन गेज में देखोगे तो इस तरह से नजदीक का दिखेगा। ये पेशेंट को समझाओगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी। उसके बाद सारी चीजें सीख है, तो आपका पीडी ठीक है, आपका विजन ठीक है पेशेंट का, आपकी प्रोडक्ट सही है, सब कुछ कंफर्टेबल है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, देन यू जस्ट गो विद रिमूवल ऑफ मार्किंग। उसके बाद आपको ये मार्किंग निकालना है, उसके पहले ये मार्किंग निकालने नहीं। ठीक है, मार्किंग निकालते समय आप पेशेंट को वो भी समझा सकते हैं किस तरह से चश्मा साफ करना है, किस तरह से यूज करना है, इंस्ट्रक्शन देते रहना है। ठीक है, ओके, एनी डाउट? कुछ नया पता चला? हाँ सर, पेशेंट को पिलाने के बाद जो क्लियर करने का है वो पता चला सर। क्या हुआ? मार्किंग जो है ना क्लियर करने का, हाँ, पेशेंट को हाँ वो देते हो वो वाला नया है। तो मार्किंग क्लियर करना है, नहीं है तो आपको लग रहा है कि हाँ इसकी पीडी में मिस्टेक है या ग्लास फिटिंग में मिस्टेक है, तो फिटिंग वाले को बोलना है कि आपने गलत फिट किया है। आपके मार्किंग मेजरमेंट लेने में मिस्टेक है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, या एडजस्टमेंट करके कुछ हो रहा है नो स्पीड में एडजस्टमेंट करके, तो उसको सॉल्व कर देना है वहां पे। तो सर आप प्रिंटर नोशन है ना, तो इट इज मोर इजी, फिर आपको दोबारा ये मार्किंग ढूंढने नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको दोबारा ये मार्किंग निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? अब उस पॉइंट पे आता हूँ। कस्टमर को आपने चश्मा सब कुछ चेक करके दे दिया, कस्टमर फिर आता है 7 दिन के बाद बोल रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको फिर से अगर चेक करना है, या महीने के बाद आ रहा है फिर से चेक करना है आपको कि ये प्रॉपर है या नहीं है, या किसी और ने दिया था आपको पता नहीं है कि पीडी बराबर है या नहीं है, किसी और दुकान से बनवाया है तो उसका प्रॉपर फिटिंग हुआ है नहीं हुआ है, क्रॉस चेक करना है आपको, तो कैसे करोगे आप? नहीं, इनबिल्ट तो होल रहेंगे ना सर, जो गोल डायग्राम में उससे मैच करके अपन देख सकते हैं सर। तो उसके लिए सबसे इनबिल्ट है आपका ये वाला, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है,
ये दिख रहा है आपको माइक्रो इचिंग गोल राउंड स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा गोल राउंड राइट दिख रहा ये लेआउट चार्ट में ठीक है लेआउट चार्ट जो आपका चार्ट है उसमें बना होता है आपने जिस प्रोडक्ट का यूज किया है उस प्रोडक्ट का चार्ट लो सेकंड थिंग आपको ये मार्किंग क्लास के अंदर परमानेंट होती है जैसे एडिशन पावर लिखा होता है ना वैसे ये मार्किंग परमानेंट होती है तो आपको मार्कर से खाली ग्लास पे देख के वो दो गोल ग्लास में बनाने हैं मार्कर से ग्लास में ये 2 डॉट बनाओ उस ग्लास को फिर लेआउट चार्ट पे रखो और बाकी की सारी चीजें आप बना लो फिटिंग क्रॉस ये नियर रेफरेंस पॉइंट डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट ये सारी चीज आप दोबारा ग्लास पे क्रिएट कर सकते हो फिर आपको जो भी चीज वेरीफाई करनी है क्रॉस चेक करना है सब कुछ आप क्रॉस चेक कर सकते हो શેમાં કયો વાર કાઢ્યો એ તો બધું બરાબર કર્યું શું કરું કોણ કરે છે હાર્દિક ને કે હાર્દિક જ કરે છે चश्मे में होता है चश्मे में ग्लास में होगा सर ग्लास के अंदर होगा देखो दोनों तो आपकी एडिशन पावर लिखी है वहां होगा देखो दिख रहा है आपको एडिशन पावर कहाँ दिख रहा है यहाँ इसके ऊपर देखो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी का लेंस होगा तो उसमें होगा बहुत सी क्वालिटी के लेंस में नहीं होता तो जाने कौन कौन से लेंस आते हैं न जाने रोज नई कंपनी खरीद जाती है लेंस बनाने में माय मार्किंग निकल गई दिया सर समझा नहीं हेलो सर તો શું કરીશું બોલવાનું કઈ રીતે કરીશું हेलो सर ઓકે हेलो हाँ बोलिए सर एक्चुअली ऑलरेडी फिटिंग कर चुका मैं फ्रेम में प्रोग्रेसिव का उसमें मैं वो जो येलो येलो मार्किंग रहते ना सर हाँ वो मैं निकाल दिया अभी वो 2 डॉट का नहीं दिख रहे ना मुझे कहाँ से देखूं मैं फिर से अगर देखो लाइट के पेशेंट 2-3 के एकदम लाइट के सामने रखो लाइट के एकदम ऊपर लाइट के सामने हाँ जैसे हम वो नहीं देखते एडिशन पावर देखते हैं ना वैसे लाइट के साथ क्रॉस करोगे ना थोड़ा सा क्रॉस करो तो दिखेगा वो क्रॉस करके ऊपर नीचे करके देखो थोड़ा हिला के देखो उसको ढूंढना पड़ेगा उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है सर इट विल रिक्वायर एफर्ट्स થોડા સરસ પડ્યું છે ओके सर ચલો કાલે હું તમને રિમાઇન્ડર આપું કે આવી જશે કોઈ तो सर जी ओ ચલો ઓકે ડન 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 हेलो હા 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 हाँ बोलिए सर सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर जो है ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लगातार कस्टमर कभी कोई आ रहा था कभी टेस्टिंग के लिए कभी डिलीवरी के लिए तो ये रिकॉर्डेड नहीं मिलता है तो फिर कैसे समझ में आएगा रिकॉर्डेड मिलना चाहिए ना कि जो आज छूट भी गया है तो अपन उसको देख सकते बाद में हाँ एक बार आप इंस्टीट्यूट में बात कर लेना तो वहां से शायद मिल जाएगा ठीक है मैं आज बात कहा समझ में नहीं आया बोलो डिवीजन था आगे का पार्ट तो पूरा जो मेन आज जो था वो यही था
फिटिंग वाला पार्ट, मोनोकुलर पीडी आपको लेना है, फ्रेम एडजस्टमेंट करना है, पीडी आपको भेजना होता है लैब में। सेकेंड थिंग, आपकी पीडी के हिसाब से आपको ने जो फ्रेम सिलेक्ट किया है उस फ्रेम पे वो पीडी का मार्किंग निकालना है। तो आपकी ये जो ब्रिज है इसको इन एरो के साथ अलाइन करोगे तो आपका ये फ्रेम ऑटोमेटिकली अलाइन में आ जाएगा। जो ये दोनों लाइन मैच हो रही है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो इसका परफेक्ट पॉइंट है, वहां आपको ये फ्रेम रखनी है उस पोजीशन में। और यहाँ से आपको पीडी देख लेना है, जो भी आपने राइट आई का पीडी लिया है, लेफ्ट आई का पीडी लिया है, उसको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, डॉट बना दो तो भी चलेगा, या पूरा सर्कल बना रहे हो तो भी चलेगा। ये स्पेरिकल पावर क्यों आता है? स्पेरिकल पावर क्या होता है, वही नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया? तो समझ में आता है सिलेंड्रिकल पावर को कहते हैं, मगर वो स्पेरिकल पावर को, मतलब स्पेरिकल पावर क्या है? स्पेरिकल मतलब क्या है? पावर बाहर नहीं खुले, अंदर ही साइड से। स्पेरिकल पावर क्या है? मैं प्रोग्रेसिव से स्पेरिकल पहुंच गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। आज मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि अगर बाई चांस कोई पूछे कि स्पेरिकल पावर क्या है, सिलेंड्रिकल पावर को तो हम बोल सकते हैं ना कि स्टिग्मैटिज्म है। ये लेंस है आपका, सपोज, ठीक है, एक मैंने लेंस दिखा है, दिख रहा है आपको? जी सर। तो इसमें एक ही सरफेस, एक ही तरह का कर्वेचर है पूरे लेंस में, उसमें अलग अलग कर्वेचर नहीं है, यानी उसमें एक ही यूनिफॉर्म पावर, ठीक है। अब जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग कर्वेचर होता है। जी सर। ये एक लेंस है, इसका हॉरिजॉन्टल कर्वेचर अलग होगा, और दूसरा एक लेंस है, इसका वर्टिकल कर्वेचर अलग होगा, यानी दोनों मेरिडियन का पावर अलग है, उसको सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। इसमें यूनिफॉर्म पावर होता है, एक सिंगल पावर होता है, उसमें अलग अलग मेरिडियन नहीं होते, अलग अलग एक्सिस नहीं होती, उसमें एक यूनिफॉर्म सरफेस होती है। इसमें दो मेरिडियन होते हैं, दो अलग सरफेस होती है, दो अलग पावर होता है। There is a difference between cylindrical lens और spherical lens. Spherical lens से जो रेस पास होंगी वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके फोकस होंगी, जबकि सिलिंड्रिकल लेंस से जो रेस पास होंगी वो अलग अलग पॉइंट पे जाके फोकस होंगी। समझ में आया? जी। यानी ये भी नहीं आया? नहीं सर, आगे सुनो। और कुछ? नहीं, थैंक यू। फिटिंग वाला पोर्शन कल फिर से एक बार हम देखेंगे। वो मॉर्निंग स्टार्टिंग में ही लेंगे लेक्चर के, तो दैट विल बी मोर फ्रेश, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग 2-2 घंटे के सेशन होते हैं, लोग थक जाते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? बोलिए। सर हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। जो रीडिंग फ्रेम्स आते हैं सर ऑलरेडी रेडीमेड के, उसमें जो आदत पड़ के है 2-3 साल से, उसको हम लोग प्रोग्रेसिव लेंस में दे सकते हैं सर स्टार्टिंग अभी। पेशेंट को समझाना होगा, पेशेंट अगर रेडी हो रहा है, इसके बेनिफिट समझ रहा है, जब वो समझाया तो समझ गया था, फिर डाल के देने के बाद बोल रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए मैं आपको पूछा था मार्किंग फिर से कहाँ से निकालूं सर, उसके बाद कहाँ से दिखते हैं। सिंगल विजन लेंस था, अब प्रोग्रेसिव लेंस में उसका नियर का एरिया कम हो गया है, उसको समझाना होगा कि आपको, इसीलिए मैंने बोला ना, जब डिस्पेंसिंग आप करते हो तो जो मैंने लास्ट में नहीं बताया आपको, ये ड्राइंग आप रखोगे और कस्टमर को समझाओगे कि इस ड्राइंग में इतने एरिया में नजदीक का पावर है, इतने एरिया में डिस्टेंस है, इतने एरिया में इंटरमीडिएट पावर है, तो पेशेंट को समझ में आएगा। आपने ड्राइंग निकाल दिया तो पेशेंट को सिंगल विजन ग्लास लगेगा ना। ओके सर, तो मैकेनिज्म समझाइए पूरा। थैंक यू। बता रहे थे कि ये प्रोग्रेसिव फिटिंग करने के बाद जो मार्किंग नहीं मिटाना है, तो कब नहीं मिटाना? हम लोग तो एक्चुअली ऐसे करते हैं कि फिटिंग करने के बाद मिटा करके पूरा ओके रेडी करके रखते हैं। नहीं,
कस्टमर आए, कस्टमर को विजन चेक करो, विजन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो, उसके बाद कस्टमर के सामने मार्किंग निकाल दे। तो वो अगर कस्टमर को मार्किंग वाला चश्मा पहनाएंगे तो उसको देखने में कुछ दिक्कत नहीं होगा कि ऐसा बीच में? कुछ नहीं होगा। पेशेंट को उल्टा बताना है कि ये पूरा आपका प्रॉपर जो हमने मार्किंग लिया था पहले चश्मा बनाने से पहले, वो मार्किंग से फिटिंग होके आया है, वो चेक करने के लिए मार्किंग होता है। कस्टमर पूछेगा कि ये ग्लास ऐसा ही दिखेगा, येलो येलो मार्किंग दिखेगा ही, तो बोला नहीं ये तो मार्किंग है, फिटिंग के लिए होता है कि आपका जो प्रॉपर ये ग्लास है स्पेशल जो आपके लिए बन के आया है, आपकी आंख के हिसाब से फिट हुआ है नहीं हुआ है, उसको फर्स्ट चेक करने के लिए। ये भी हम निकाल के देंगे आपको, ठीक है? एक बार करके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा आपको कि हम जो कर रहे थे और अभी जो सीखने के बाद कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है या नहीं है। और कोई क्वेश्चन? बोलिए। आ जा रहा है जो टेस्ट होता है उसमें जो एक और रहता है जो 4 डॉट वाला रहता है, 2 ग्रीन और एक व्हाइट एक रेड रहता है, तो उसका क्या मतलब, उसको कैसा कुछ क्लियर करना है या क्या करना है? मतलब समझा नहीं मैं। अपना जो इसका होता है ना ड्रम, डिस्टेंस चार्ट का ड्रम रहता है ना, उसमें 4 डॉट रहते हैं, जो 4 होल रहता है, एक रेड वाला होता है, उसको वन स्पॉट डॉट टेस्ट बोलते हैं। वो हम बाइनोक्यूलर विजन चेक करने के लिए करते हैं, डोमिनेंसी चेक करने के लिए करते हैं। जब मैंने बताया था ना डोमिनेंसी कैसे चेक करते हैं, तब मैंने समझाया था शायद आपको ब्रीफ में। उसके लिए एक पीपीटी भी है मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है ISDT का, उसमें मेरा ही वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हो उसके सॉल्यूशन के लिए। उस पे ट्रायल सेट की एसेसरी के ऊपर वीडियो है पूरा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर ये डिजाइन रहते हैं ना, इसमें थोड़ा हाइयर डिजाइन जो अनवांटेड एरिया साइड में अपने को बन जाते हैं वो साइड से, तो हाइयर डिजाइन किसके लिए ज्यादा दे सकते हैं? थोड़े लोग होते हैं सबको दे सकते, सबको थोड़े बताते हैं कि इतना वर्क नहीं रहता हमारे को। समझना है आपको, पेशेंट को आपको समझना है कि जितना आप अच्छे डिजाइन में जाओगे उतना आपको व्यूइंग एरिया ज्यादा मिलेगा। हाँ, उतनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ सही। तो उससे कंपलसरी विजन तो बढ़ेगा, रीडिंग पोजीशन तो बढ़ेगा ही मतलब लेंस देखने के बाद उतना नहीं दिखा गया कि हमको रीडिंग मुझे उतना ही दिखा, ऐसा पता चल रहा है। उसको कुछ मालूम कर सकते हैं कैसा बड़ा नहीं बड़ा? क्या रीडिंग पोजीशन बड़ा है या नहीं बड़ा है, हम लोग लेंस कैसा बता सकते कस्टमर? आपको ड्रॉ करके बताना है पेशेंट को। एक कागज लो, कागज पर ड्रॉ करके समझाइए कि आप ये 2500 वाला प्रोग्रेसिव बनाओगे तो इसमें आपको व्यूइंग एरिया इतना मिलेगा। हाँ, वो ड्रॉ करके बता देंगे वो, मतलब लेंस आने के बाद, बनने आने के बाद बताने के लिए कैसा। उनको लेंस में तो ऐसा बताते कि इसमें तो वही दिख रहा है मेरा पुराना वाला जो है, इसमें तो उतना कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा। बहुत बार वो बने होते हैं तो साइड आ जाता है कि हाँ इतने साइड में एब्रेशन वाला एरिया कम है इसमें। अच्छा, तो प्रॉपर बने हुए हैं तो यूजफुल है ये देने में हायर डिजाइन। यस। Any other question? Okay, so we will end here today. We will join tomorrow.